अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आज पाकिस्तान। जनाब अली, जब मैच होता है ना कराची में तो फिर सिदरा के लिए बड़ी भगदड़ मच जाती है और मैंने बड़ा जॉगिंग करते हुए पहुंचना होता है, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मुतासरीन क्रिकेट हैं उसमें हम भी शामिल हैं, यानी हमारा घर भी नेशनल स्टेडियम के पास है। थोड़ी गड़बड़ तो हो जाती है, पूरा कराची एडजस्ट करता है जी, आप भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। बट वंस अगेन वेलकम टू माई शो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आज पाकिस्तान। सबसे पहले जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मास्टर क्लास की तैयारियां ज़ोरों शोर पर हैं, और अगर बीच में आपको लगा कि इस्लामाबाद की डेट्स कुछ आगे पीछे हो रही हैं, हरगिज़ नहीं। इस जुम्मे को और इस हफ्ते को यानी 4 अक्टूबर और 5 अक्टूबर को इस्लामाबाद की मास्टर क्लासेस होंगी। जिन लोगों ने सक्सेसफुली रजिस्टर कर लिया है उनको जनाब अली ईमेल्स मिल चुके हैं, और अगर आपके पास ईमेल नहीं आया इसका मतलब है मेरे इंस्टाग्राम पे जाएं, फेसबुक पे जाएं, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक है उसमें भी बड़ी एक बात बार बार मैं जो सुनने में आ रही है, लोग कह रहे हैं जी लिंक को क्लिक कर रहे हैं वो चल नहीं रहा। उस लिंक को कॉपी पेस्ट कीजिए अपने ब्राउजर पे, वो यकीनन चलेगा। उसको आप फिल कीजिए, उसमें आपका ईमेल एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ईमेल के जरिए आपको कॉन्फर्मेशन मिलेगी। सो वंस अगेन प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव डन दिस ऑलरेडी, क्योंकि जिन लोगों ने सक्सेसफुली रजिस्टर किया है उनके पास ईमेल्स जा चुकी हैं। ये बात मैं प्रोग्राम में थ्रू आउट कहती रहूंगी। दिस इज अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। मैं आपको बता सकती हूँ, आई वॉज जस्ट एक इंटरेस्ट की बात होती है, एक पैशन की बात थी। मैं स्कूल लाइफ में थ्रू आउट आई वॉज अ डिबेटर एंड अ पब्लिक स्पीकर, और उस वक्त मुझे सिर्फ वो एक कॉम्पिटिशन लगता था, या आई वुड डू इट बिकॉज ये एक ऐसा मुकाबला था जिसमें पार्टिसिपेट करना, जिसमें जीतना मुझे अच्छा लगता था। लिटिल डिड आई नो कि ये मेरी लाइफ के लिए इतना अहम हो जाएगा कि मेरी पूरी की पूरी जिंदगी पब्लिक स्पीकिंग एंड बीइंग समथिंग टू डू विद कम्युनिकेशन से जुड़ी रहेगी। मेरी जितना भी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है उसके अंदर बहुत सारी बातें किताबों में पढ़ी पब्लिक स्पीकिंग के बारे में, लेकिन जब उनको खुद अप्लाई किया कि जी मुकाबला एक अलग चीज़ होती है जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में प्रेजेंटेशंस देते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में देते हैं, उसके अलग तौर तरीके और अतवार होते हैं। अगली ऑडियंस को समझना कितना ज़रूरी होता है। अगर आप पाकिस्तान में प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में नॉर्म्स बड़े फ़र्क हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने डिस्कस करनी है। अपने हार्ड लर्न सीक्रेट्स, जो मेरी सीक्रेट सॉस है ना, जो आप अक्सर मुझसे पूछते हैं सिद्रा आम जिंदगी में भी ऐसे ही बोलती हैं, बॉडी लैंग्वेज का क्या करें, जब डर लगता है लोगों के सामने बात करने से तब क्या करें। तो अगर ये चीज़ें आपको इंटरेस्ट इफ़ दे आर ऑफ इंटरेस्ट टू यू और आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं बाय बीइंग अ चार्मिंग कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकर, तो आप ज़रूर आइए। और ख़ास इसमें जो कंपोनेंट है ना वो एतमाद के हवाले से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज़िंदगी में आप अपनी ज़ात पे, अपने टैलेंट्स पे, एंड ये स्पेशली जब सब चीज़ें अच्छी हो रही होती है ना तो कॉन्फिडेंट होना मुश्किल नहीं होता। इट इज़ ओनली व्हेन यू हैव फेस्ड फेलियर, जब आपके साथ कोई ऐसा वाक़या होता है जिसमें आप यकीनन समझ नहीं पा रहे होते कि अब आगे बढ़ना कैसे, क्योंकि प्लान आपका था, चीज़ें आपने एक सर्टन तरीके से इमेजिन की थी। अपनी उस इमेजिनेशन को, उस सोच को ख़त्म करना और उसके बावजूद ये हिम्मत, ये ढारस अपने अंदर लेके आनी कि अब हमने आगे बढ़ना है, एक नया ख्वाब देखना है, वो ट्रू टेस्ट होता है कॉन्फिडेंस का। सो दैट इज़ सम ऑफ द थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू बी डिस्कसिंग। वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। तो अगर आप इस्लामाबाद में हैं, उम्र आपकी 16 से 45 साल के बीच में है, पब्लिक स्पीकिंग, कॉन्फिडेंस में और अपने आप को अपना एक बेहतर वर्जन बनाने पे यकीन रखते हैं, टू प्लीज़ कम इन एंड रजिस्टर फॉर दिस मास्टर क्लास। अब जी ज़रा आगे बढ़ते हैं। आज मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग सेइंग देखी एंड दिस इज़ बाय ओपरा विनफ्रे, जो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। मैं आज से नहीं बल्कि मुझे लगता है कि व्हेन आई वाज 13-14 और उस ज़माने में ओपरा विनफ्रे शो स्टार वर्ल्ड पे आता था, I have been a fan of hers and I think she is really committed। यानी कुछ लोग होते हैं ना वो टीवी पे सिर्फ टीवी पे आने के लिए आ रहे होते हैं या स्टारडम के लिए करते हैं। She really I feel is committed to raising the consciousness of humanity। तो उनका एक कोट सुबह सुबह मैंने पढ़ा, उन्होंने कहा कि जी ज़िंदगी में आपको सिर्फ वही मिलता है जिसकी आपके अंदर बहादुरी या दिलेरी होती है उसको पाने की। यानी ज़िंदगी में कोई भी अगर अहम चीज़ है उसके लिए आपके लिए करेज का होना बहुत ज़रूरी है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि करेज के जो पहले 3 लफ्ज़ हैं कोर, वो बेसिकली उसका जो मतलब निकलता है, अगर आप लैंग्वेज ओरिजिन्स में जाएं, वो दिल के निकलता है। तो जो हिम्मत और बहादुरी होती है ना वो आपके दिल के अंदर होती है। तो जो आप चाहते हैं अगर ज़िंदगी में, मिसाल के तौर पे जी आप चाहते हैं कि मुझे एक बहुत ऐसी जॉब मिलनी चाहिए जहाँ पे पर्क्स भी हों और जहाँ मुझे इज़्ज़त मिले, जहाँ मेरे टैलेंट की कदर हो और जहाँ मुझे सराहा जाए। अब हो सकता है आपकी करंट जो प्लेस है जहाँ आप इस वक्त काम कर रहे हैं वो इन जावियों पे पूरी नहीं उतर रही।
तो फिर इस ख्वाब के लिए आपको एक हिम्मत चाहिए कि या तो आप अपने इर्द गिर्द के जो सर्कमस्टांसेस हैं उनको ट्रांसफॉर्म करें, अपनी बाउंड्री सेट करें और वहीं पर रह के इन चीज़ों की डिमांड करें, या फिर आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप इसके लिए कुर्बानी दें और आप कहें कि जी जो आटा दाल रोटी और जो लोग कहते हैं जहन की सुनो, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, मैं उस पर बिलीव नहीं करता। आई एम गोइंग टू गेट अप एंड मूव। मैं इस इदारे के लिए नहीं बना, मुझे कहीं और जाना है। क्या ये मुमकिन भी है? आज हमारे जो बिग डिस्कशन होगी उसका ताल्लुक इसी से होगा कि जो हमारे मईशत के हालात चल रहे हैं, करेज और ख़ास तौर पे अपने दिल की मानना, अपने ख्वाबों को हकीकत बनाना। और आजकल के दौर में जहाँ लोग कह रहे हैं कि मुलाजमत कब चली जाएगी पता नहीं चलता, रोज़ सुबह जाते हैं, खुदा ना खासा ऐसा ना हो कि कोई पर्चा मिल जाए और आपको कहा जाए जी अस्सलाम वालेकुम अब आप घर जाइए। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। इससे जो इस वक्त हमारे जहनी सुकून का हाल है, इस वक्त जो हमारी परफॉर्मेंस पे असर पड़ रहा है, उस पर हम ज़रूर बात करेंगे। ये जो बेयकीनी की कैफियत है हमारे मईशत में, हमारे माशी हालात में, ओवरऑल हो सकता है चीज़ें बेहतर हो रही हों, लेकिन एक आदमी सोच रहा है कि मेरा रोज़गार, मेरा ज़रिया माश, मेरा कारोबार इस वक्त अंडर थ्रेट है। इससे कैसे निकलें जी, और इसके बारे में बात करनी बहुत ज़रूरी है। आज 10 बजे इसी पे डिस्कशन होगा, लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं और हमारे पास आर्ट गैलरी, कराची आर्ट गैलरी के ऊपर एक खुसूसी रिपोर्ट है। फनपारों को देखते हैं ना जी, तो ज़िंदगी के जो बाकी गम है वो हम भूल जाते हैं। तो ज़रा आपको भी अच्छा सा आर्ट दिखाते हैं, फ़न दिखाते हैं और उम्मीद करते हैं कि यू आर गोइंग टू सी बियॉन्ड इट। लेट्स टेक अ लुक एट दिस। नेचर कैलीग्राफी, ऑयल पेंट, चारकोल, क्लासिकल स्टाइल कैलीग्राफी और मॉडर्न आर्ट। कुदरत के हसीन नज़ारे, कहीं पहाड़ तो कहीं समंदर। खूबसूरत रंगों से मुज़य्यन फनपारे बने कैनवस की जीनत। तख्लीकारों का कहना था कि निगाहों को लिबाने वाले मंजर को कैनवस की जीनत बनाया है। पेंटिंग्स में मेरा उतना ही इंटरेस्ट है जितना जो है डिज़ाइनिंग के अंदर इंटरेस्ट है। मेरी पेंटिंग्स जो होती हैं वो मोस्टली नेचर से रिलेटेड होती हैं, जिसके अंदर इंट्रिकेसी ज़्यादा फोकस होती है। ये पाकिस्तान में जो है इसका जो ट्रेंड है वो कम है, इतना ज़्यादा नहीं है। और बेसिकली मेरा काम जो है वो पोर्ट्रे करता है पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट के जो आर्टिस्ट थे, जिस तरह वो लोग जो 16-17 सेंचुरीज़ के जो कुरान थे जिस तरह लिखे जाते थे और जिस तरह उनको ब्यूटिफाई किया जाता था। मेरा काम जो है वो सराउंडिंग द कैलीग्राफी है। इस काम को अरबिक में और पर्शिया में तज़हीब कहते हैं, जिसका मतलब होता है इल्यूमिनेटिंग विद। देखने वालों ने खूबसूरत रंगों में डूबी तस्वीरों की तारीफ किए बिना ना रहे। तो बहुत अच्छा लगा और इसमें हर फील्ड का यानी हर मीडियम का काम है। मिनिएचर कैलीग्राफी भी है, ऑयल पेंट भी है, स्केचिंग भी है, चारकोल भी है और ये सब यंग आर्टिस्ट। काफ़ी डिफरेंट आर्टिस्ट के मैंने डिफरेंट स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स देखने को मिली और कुछ नया एक्सपोजर मिला हमारे लिए। ग्रुप एग्जीबिशन है, वाटर कलर का काम है, सीनरी है, बहुत कलर्स हैं, बहुत अच्छा काम है। आर्टिस्ट दूर अंदेश होते हैं जो रंगों की जुबान से मुआशरे की अक्कासी करते हैं। जी जनाब, वेलकम बैक और थैंक यू सो मच कि आपने ये ज़बरदस्त आर्ट की जो एग्जीबिशन है इसको जो लोग वहाँ पे देखने के लिए पहुँचे। मैं अक्सर समझती हूँ कि हमारी ज़िंदगी के इतने मसाइल हैं। अभी जो हम शुरू में भी पहले बात कर रहे थे, तनख्वाह आ रही है नहीं आ रही है, मुलाजमत रह रही है नहीं रह रही है, कारोबार चल रहा है नहीं चल रहा, इसके बियॉन्ड हम कुछ देख ही नहीं पाते। यानी एक ज़माना था जब हम स्टूडेंट्स होते थे तो हमारा इंटरेस्ट था कि जी हम म्यूज़िक सुने, हम फिल्म्स देखें। उस ज़माने में कोई भी सवाल अगर मूवीज़ के बारे में करता था, मैं सकता फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना ज़रूरी है। अब इतनी मूवीज़ आती हैं चली जाती हैं, ड्रामे आते हैं लगते हैं, हमें पता ही नहीं होता। आई थिंक इसमें दो वजूहात हैं। एक तो इसका ऑब्वियसली जो बढ़ाव है, मोहब्बत की वुसअत है वो बहुत बढ़ गई है। इतना काम हो रहा है कि वाकई आपके पास 100-150 चैनल्स देखने का तो वक्त नहीं है। जो ज़्यादा मकबूल हो जाते हैं, जिनको सराहा जाता है, जिनका वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट हो जाता है, वो आप देख लेते हैं। दूसरा ये भी कि हर इंसान, हम कहते तो हैं कि हम पूरी दुनिया से कनेक्टेड हैं। असल में हमारी दुनिया हमारी सोचें ड्राइव करती हैं। जो चीज़ हमारे जहन में होती है ना, उसके अलावा हमें इर्द गिर्द कुछ ख़ास नज़र आता नहीं है। और बल्कि अच्छी से अच्छी चीज़ को अगर आपकी सोच नेगेटिव है जैसे कहा जाता है, तो आपको वो आंसर नज़र ही नहीं आएगा कि देखें इस पर भी तो शुक्र अदा करना चाहिए, ये भी तो आपको अल्लाह ताला ने नेमत अदा की है। सो व्हेन यू गो आउट एंड रियली ब्रेक दैट मोमेंटम, जो भी आपका सोचों का मोमेंटम है उसको आपने ब्रेक किया और आप आगे बढ़े,
तब आपको चीज़ें नज़र आती हैं। दैट इज़ वाई वी से कि मगरबी ममालिक में अगर देखा जाए लोग आर्ट गैलरीज़ को देखते हैं, किसी खूबसूरत से मुजस्मे के पास बैठ के अपना सैंडविच खाते हैं कि जी आज ज़रा ऑफिस से बाहर निकल के देखते हैं। हम वहीं गोल गोल घूमते रहते हैं। ये ब्रेक लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह प्रोग्राम से भी अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। आज हमारे साथ होंगे योगी वजाहत, जिनके साथ बैठ के वैसे ही लगता है कि ज़िंदगी ज़रा सुकून में आ गई है। उनसे बात करते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे ओपरा विनफ्रे की सेइंग शेयर की कि यू ओनली गेट इन लाइफ व्हाट यू हैव करेज फॉर, यानी आपका दिल, आपकी बहादुरी, आपकी दिलेरी इस बात को डिटर्मिन करते हैं कि आपको ज़िंदगी में क्या कुछ मिलता है। और इसके कई मतलब निकलते हैं, लेकिन आज इसका एक स्पिरिचुअल मीनिंग भी ज़रा एक्सप्लोर करेंगे। हाल ही में मैंने एक नई मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन को डिस्कवर किया, और उसमें एक बड़ी खूबसूरत बात शेयर की गई थी जो मैंने कहा कि आपसे ज़रूर शेयर करूँ। मैंने कहा देखिए, सांस लेने का अमल कितना आसान और कितना नेचुरल है। जब तक हम उसके ऊपर अपना फोकस नहीं लेके आते, हम पूरा दिन सांस ले रहे होते हैं एंड वी आर फाइन विद दैट, एंड हम उसको दूसरी थॉट भी नहीं देते। लेकिन क्या आप जानते हैं, जो हम कहते हैं ना बार बार प्रेजेंट मोमेंट में आओ, पास्ट के बारे में मत सोचो, आने वाले कल के बारे में मत सोचो। कितना खूबसूरत अल्लाह ताला ने ये निज़ाम बनाया है कि जब आप एक सांस भरते हैं, यानी जब आप इनहेल करते हैं तो आप एक लम्हे में हैं, और फिर जब आप उसको एक्सहेल कर रहे हैं आप बहुत खामोशी से, बहुत खूबसूरती से, बगैर अपने आप को तकलीफ दिए उस लम्हे का साथ छोड़ते हैं और अगले पे जाते हैं विद कंप्लीट फेथ इन अल्लाह मियाँ कि अगली सांस आपके लिए है मौजूद, उसके लिए आपको एफर्ट नहीं करनी। यानी एक लम्हे का हाथ छोड़ा, दूसरे का पकड़ा, और इसी तरह ये कड़ियाँ चलती चली जा रही हैं। आई थॉट दिस वाज रियली मार्वलस, और आज इसी के बारे में डिस्कशन करने के लिए आई हैव माई गेस्ट है विद मी, जो इस चीज़ों को ज़्यादा बेहतर समझते हैं, और मैं जब भी इनके साथ बैठती हूँ कोई नई बात सीख के ज़रूर जाती हूँ। सो आई होप दैट यू विल हैव द सेम एक्सपीरियंस। हमारे साथ मौजूद हैं योगी वजाहत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या ख्याल है आपका इस थॉट के बारे में, जो उन्होंने कहा कि एक सांस दूसरे से इतनी कड़ियां मिली हुई हैं, और हम जो पास्ट को वैसे जिंदगी में रंजिशें पाल लेते हैं, सांस लेते हुए हमें मसला नहीं होता, एक लम्हे को छोड़ा दूसरे पे गए, फिर अगले पे गए। निज़ाम दुनिया ही अल्लाह ने ऐसा बनाया है। आपने इस पूरे मरहले को इतना खूबसूरती से पेश किया कि मैं उसमें खो गया हूँ। अभी उसको सोच रहा हूँ कि वो आपने अल्फाज का चुनाव बहुत अच्छा किया। इसमें कोई शक नहीं कि ये एक मैजिक है, और जैसे कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसने गौर किया अपने आप पे गौर करो, तफक्कुर करो। कुरान पाक में तफक्कुर और गौर का जिक्र बार बार किया उन्होंने हमसे। वो चाहते हैं कि हम उनकी कुदरत, उनकी बनाई हुई चीज़ों पे गौर करें, और वो पसंद फरमाते हैं इस बात को। मैं जानता हूँ कि आप भी ये जानती होंगी, और सुनने वाले, देखने वाले हमें जानते होंगे, लेकिन रिवाइज करने के लिए मैं कह रहा हूँ, कोई नई बात नहीं है। अल्लाह सुब्हान ताला की जो बेशुमार नेमतें और मौज़ात हैं, और जो उनकी तख्लीक़ात हैं, अगर उस पर गौर किया जाए तो सांस लेने का अमल जो है ना, जो नोस्ट्रल हमें बना के दिए गए, ये कमाल का मौज़ा है। आम आदमी दो तरीके से सांस लेता है, इनहेल करता है और एक्सहेल कर देता है। सही। पूरी जिंदगी वो इसी पे गुजारता है, समझता है कि यही इस दो नोस्ट्रल का काम है और कुछ नहीं है। बिल्कुल। या सुनाई इधर उधर की सूंघने की कोई बात कर ली तो कहते हैं इधर उधर की खुशबू लेनी। योगी 60 तरीके से सांस लेता है। 60 मोर देन 60 बाय द वे। ओके। अभी तक हम उस पर जा नहीं सके क्योंकि किताबों में लिखा है। इसी के जरिए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है, अपने दिल और दिमाग को कंट्रोल किया जा सकता है, किसी के माइंड को पढ़ा जा सकता है, किसी के जहन में अपनी आदतों को, बातों को डाला जा सकता है ट्रांसफॉर्मेशन से, ब्रीदिंग के थ्रू। अब मैं आपको देखें हमारे जिस्म के अंदर, इसीलिए मैं आपकी उस बात को जरा और गहराई से समझ रहा था जो आपने कहा। हमारे जिस्म का जो टेम्परेचर है वो 98.6 है, वो कंटिन्यू रहता है। अगर वो आगे पीछे हो जाए तो हम बीमार हो जाएंगे। सही। इस वक्त स्टूडियो का टेम्परेचर उससे कम है। जब हम सांस ले रहे हैं तो ठंडी ले रहे हैं, लेकिन जब हम निकाल रहे हैं तो हमारा वही टेम्परेचर निकल रहा है जो हमारी बॉडी का। ये कौन है जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है? The nostrils. Wow. ये जो कैविटी हैं दो इसके अंदर जी, ये हर 7 से 9 मिनट के बाद हल्की सी खुलती हैं और बंद होती हैं। कभी राइट साइड, कभी लेफ्ट साइड, कभी राइट साइड, और इसी के जरिए हमारा टेम्परेचर बिल्कुल कंट्रोल होता है। मौजा है यहाँ पे। इसके साथ साथ अगर किसी का टेम्परेचर बढ़ा है, हमारा योग का फिलॉसफी क्या है देखें इसकी, जिसकी वजह से मैं कहूँगा कि लम्हे क्यों आपने बड़ी तफसील से बात करना पड़ेगी, क्योंकि आपने बड़ी गहराई की बात कर दी है। क्यों हम किसी और लम्हे में चले जाते हैं जबकि हमें कोई जर्क नहीं लगता, कोई एहसास नहीं होता? ये हमारे ब्रेन की एक फिलॉसफी की, जब वो ऑक्सीजन लेता है
और जब उसको निकालता है तो लम्हे के लिए वो बिल्कुल ब्लैकआउट हो जाता है, अब दोबारा से शुरू करता है। तो इसलिए लम्हे बदलते चले जाते हैं सांस लेने के साथ। जब आप सीधे नथने से सांस लेते हैं तो योग में इसको सूर्या नाड़ी कहते हैं, सूरज के साथ कनेक्टेड है। ये चंद्रा नाड़ी है, चांद के साथ कनेक्टेड, जो आप कहते हैं यिन यान भी है, फेमिनिन एंड मैस्कुलिन भी बिल्कुल जी, हर इंसान ने जैसे इसको समझा। इसको मैं थोड़ा सा अगर आपसे बल्कि इसमें गाइडेंस भी लूं, जब आप समझते हैं कि आप बहुत ज्यादा मैस्कुलिन हो रहे हैं, आपको अग्रेशन बहुत ज्यादा आ रहा है, आप समझते हैं कि मैं दुनिया से लड़ भिड़ जाऊं, अपनी बात जोर जबरदस्ती से मनवा लूं, तो आप वो मैस्कुलिन साइड में उस वक्त बल्कि कहा जाता है कि अगर आप इस अपने राइट नॉस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट से सांस लें और करें तो आप दोबारा जरा काम डाउन हो जाएंगे, दूसरी तरफ का दिमाग भी आपका चलने लगेगा। इज दैट ट्रू? मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, हमारा जिस्म जो है वो दो हिस्सों में तकसीम है, दो हिस्सों में बांटा गया है, राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन। राइट ब्रेन लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है, लेफ्ट जो साइड है वो राइट साइड को कंट्रोल करती है, यानी अपोजिट है ये। तो ये वाला ब्रेन इसको और ये वाला ब्रेन इसको कर रहा है। इसको एनर्जी क्या, इसको चाहिए क्या? ब्रेन को चाहिए तीन चीजें। प्रोटीन से बना है, प्रोटीन चाहिए, लेकिन दो जो चीजें चाहिए वो उसको आप खुराक और ब्रीदिंग से देती हैं। एक है ग्लूकोज जो आप मिठास से देते हैं, ब्रेन की वो खुराक है, और तीसरी चीज इंपॉर्टेंट तरीन जो है वो ऑक्सीजन है, और आपके जिस्म का सबसे ज्यादा ऑक्सीजन जो इस्तेमाल होता है ब्रेन में होता है। सही। अब ये ब्रीदिंग, सांस लेने का अमल और ब्रेन ये कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। जब आप राइट साइड से ब्रेन ऑक्सीजन लेते हैं तो आप जिस्म का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, और जब आप लेफ्ट से लेते हैं तो ठंडक बढ़ती है, तो ब्लड प्रेशर लो होता है। थर्मोस्टैट है बॉडी का। यस, इसीलिए थोड़े 7-7 मिनट के बाद, 9 मिनट के बाद इसमें फर्क आता है, ताकि बॉडी का टेम्परेचर एक रहे और आपको ये कॉन्शियसली नहीं करना। ये बॉडी खुद ब खुद का, जैसे कहते हैं ना, हर इंसान योगी साहब इंतजार कर रहा है कि मेरी जिंदगी में मौजज़ा हो, सिर्फ अपने आप पे गौर फिक्र कर रहे हैं हर लम्हे कितने मौजज़े हो रहे हैं। वो खुद बहुत बड़ा मौजज़ा है, बिल्कुल, और हम मौजज़ात के लम्हों में जी रहे हैं। और अगर आपको ये फील हो कि अल्लाह मियां ने या कुदरत ने या कायनात ने आपको अकेला छोड़ दिया, आपके साथ तो हमेशा बुरा ही होता है, आप सोचिए आपके फिंगरप्रिंट से लेके आपके नॉस्ट्रल तक अल्लाह की तख्लीक है, और इतनी मोहब्बत से उसने आपको बनाया है कि एक एक चीज पे इतनी नजरसानी की है। बहुत बातें निकल जाएंगी, तो बड़ी गहरी है। इंसान के कान मुख्तलिफ हैं, इंसान का इंसान की ब्रीदिंग अलग है। अब तो ये तक रिसर्च हो रही है। मुझे वैसे आपसे एक सवाल जरूर करना था इन द लास्ट फ्यू मिनट्स। जब बच्चा पैदा होता है, आप किसी छोटे बच्चे को आराम सुकून से सोता हुआ देखें, ही ब्रीथ्स परफेक्टली, यानी जब वो इनहेल करता है तो उसका पेट फूलता हुआ आप देखेंगे। व्हेन डू वी फॉरगेट, यानी ये जो इतना इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है, इसको हम भूल कब जाते हैं? मैं एक बात कह देता हूँ, वक्त की किल्लत की वजह से अनकॉन्शियस ब्रीदिंग करते हैं। ये कुदरत का कानून है कि हम सांस लेने का एफर्ट्स नहीं करते, इसीलिए मानते भी नहीं है। डॉल्फिन एक वाहिद ऐसी मखलूक है जो कॉन्शियस ब्रीदिंग करती है। अल्लाह ताला ने कानून बनाया, उसी को तोड़ के दूसरा कानून बना दिया कि देखो मैं रब हूँ, अपने ही बनाए हुए कानून तोड़ सकता हूँ। अगर इंसान ब्रीदिंग कॉन्शियसली करता तो अक्सर लोग तो वैसे ही खौफ से मर जाते, दुख में मर जाते, याद ही नहीं रहता। तो यकीन कीजिए कि जब आप सांस लेते हैं तो आप अपने पूरे जिस्म को एक तरीके से तैयार करते हैं आगे के लिए, और जब आप सांस निकालते हैं तो हर लम्हे आप मरते भी हैं, जीते भी हैं, हर लम्हा मौजज़ा है। और आपको मैं एक बात यहाँ एक और बताता चलूँ कि तसव्वुफ में जब तवील सजदों का किया जाना मकसूद हो तो एक्सेल करके किया जाता है, यानी सांस निकाल के फिर सजदे में चले रहे। यानी मैं कौन हूँ? मैं सांस हूँ ना, मैं इन होता हूँ तो मैं हो जाता हूँ, अगर नहीं हो तो जिंदगी। तो मैं जो हूँ एक तरीके से ब्रीदिंग है जी। जब इसको निकाल दिया तो सजदे में नफी करके जाते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सामने, और वो सज्जा तवील हो जाए तो मजा आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे मौजूद होने का। बड़ी मुख्तसर बात होती है लेकिन मेरे ख्याल में बड़ी कंपोज्ड, और ये आपको वाकई सोचने पे मजबूर कर देती है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, मैं तो इनसे थोड़े से और नगेट्स ऑफ विजडम लेती हूँ। आप लें ब्रेक एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और इतनी गहरी बातों के बाद हर एथलीट के लिए जो बहुत अहम होता है ऑफ कोर्स उसकी ट्रेनिंग और उसकी ब्रीदिंग पैटर्न्स, जो हम योगी वजाहत से डिस्कस कर रहे थे। लेकिन अब ज़रा रिंग में उतरते हैं। मिलो पाकिस्तान में आपकी मुलाकात कराते हैं बिलाल खान से, जो कि एक रेसलर हैं, और इनके बारे में कुछ मैं डिटेल्स आपको ज़रूर बताना चाहूँगी जी। इनका जो रिंग में नाम है, क्योंकि रिंग में नाम फ़र्क होते हैं, इनका नाम है जी कोहू ब्रैंडन। बिलाल आफरीदी हमारे साथ हैं। 2 दफ़ा ये ROS हैवी वेट चैंपियन
चैंपियन रह चुके हैं, एक दफ़ा ये PWFP वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन रह चुके हैं और करंटली ये REW और मैक्सिकन कंपनी SWE के साथ साइंड अप हैं। इन्होंने हाल ही में चैलेंज किया जी इंडियन रेसलर जिनका नाम है गोपाल शर्मा को, लेकिन ये इस वक्त के लिए फौरी तौर पे ये जो मैच था ये मनसूख हो गया है, लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है ये इंशाल्लाह ताला म्यांमार में या फिर दुबई में हो। तो बिलाल से पूछते हैं कि इनका ये सफ़र कैसा रहा और आने वाले इस मैच के लिए क्या तैयारियां हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। बिलाल मुझे बताएं रेसलिंग का शौक कैसे पैदा हुआ? बस ये मेरे बड़े भाई थे ज़ीशान खान दुरानी, तो उनको बचपन में 3 साल की उम्र में मैंने रेसलिंग देखते हुए देखा था। अच्छा, तो फर्स्ट मोमेंट था शॉन माइकल वर्सेस ब्रेट हार्ट देखा था मैंने। इसमें शॉन माइकल वैसे तो चीटिंग से जीता था लेकिन उसी दिन से मैंने सोचा कि भाई मैंने रेसलर भी बनना और चीटर रेसलर ही बनने का शौक था। चीटर रेसलर बनने का शौक था? मुझे तो लगा कि आप मेरिट पे बिलीव करते होंगे। नहीं, एक कैरेक्टर होता है रेसलर का, तो एक हील कैरेक्टर जो मैंने उस टाइम शॉन माइकल में देखा था वही मैंने हमेशा अडॉप्ट करने की कोशिश भी करी। अच्छा, तो डाई हार्ट फैन था मैं शॉन माइकल का, तो बस वहीं से शौक पड़ गया। ओके। अच्छा, ये बच्चों को अक्सर मैंने देखा और हम पहले ज़माने में ना बड़ा जोक करते थे कि WWE का कोई मैच अगर आ रहा है तो हमें लगता था कि ये सिर्फ या तो बहुत छोटे बच्चे या बहुत बूढ़े लोग देखते हैं। आपका क्या ऑब्जर्वेशन थी इसके बिल्कुल बारे में? यही चीज़ है भाई। हमने तो मतलब 3 साल हो गए पाकिस्तान में प्रोफेशनल रेसलिंग इंट्रोड्यूस करा है। तो इस 3 साल के सफ़र में हमने इसी चीज़ को काफ़ी सफ़र किया, मतलब काफ़ी मतलब जो कि समझा आता था इसको, लेकिन जब यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गई तो पब्लिक ने काफ़ी पसंद भी किया और एक अनबिलीवेबल से इम्पॉसिबल सी चीज़ को पॉसिबल करने के बराबर था। परसेप्शंस कितने बदल रहे हैं। मुझे लगता है बिलाल, अगर मैं सिर्फ पड़ोसी मुल्क में देखती हूँ, मुझे अच्छी तरह याद है अगर हम चाइना का जो ये ओलंपिक्स जब उन्होंने होस्ट किया तो उन्होंने कहा था गोल्ड फॉर चाइना। लोग ये बात, पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि जो आपके रेसलर्स, आपके एथलीट्स होते हैं, ये मुल्क के अंदर और आवाम के अंदर जो उनका सेल्फ इस्टीम है इसको बढ़ाने में बड़ा काम करते हैं। क्योंकि जब एक एथलीट रिंग में उतरता है या एक रेसलर रिंग में उतरता है तो वो अकेला नहीं होता, पूरी कौम की लोगों की उम्मीदें उससे वाबस्ता होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपका सेल्फ इस्टीम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडिया में आप देखें जितने उनके चैंपियंस रहे हैं, अब उन पे बायोपिक्स बन रही हैं, उन पे किताबें बन रही हैं, उन पे टेलीविजन सॉफ्टवेयर बन रहा है। हमारे यहाँ कभी कभी मैं अक्सर जब एथलीट से मिलती हूँ उनके दिल में ये शिकवा होता है कि हम इतनी मेहनत करते हैं, ग्रीन जैकेट्स बन के पाकिस्तान का परचम लेकर रिंग में उतरते हैं, लेकिन वो जो एक्नॉलेजमेंट हमें मिलनी चाहिए वहाँ पे कहीं डिस्कनेक्ट है। आप ऐसा महसूस करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। बल्कि मुझे खुद को यही शिकायत थी पाकिस्तानी टीवी पर, तो मैं अभी मतलब फर्स्ट टाइम मुझे दिखाया जा रहा है, वरना मैं इंडियन मीडिया पे ऑलरेडी 2 दफ़ा दिखाया जा चुका हूँ कि भाई इंडियन रेसलर और पाकिस्तानी रेसलर की फाइट होने वाली। मुझे तो शिकायत थी पाकिस्तान से यही। अच्छा, लेकिन सोशल मीडिया पे जहाँ हम कहते हैं कि डेमोक्रेटिक रूल होता है, वहाँ जो लोग आपके शायकीन हैं, पसंद करने वाले हैं रेसलर्स, वहाँ तो आप वायरल हुए हैं, वहाँ तो छाए हुए हैं माशाल्लाह। सोशल मीडिया पे अच्छा रिस्पॉन्स है। हाँ, तो बात यही है कि अपना शौक तो एक तरफ, फिर ये है कि एक मौका भी है ना अपने लिए मुल्क का झंडा और ऐसे मुल्क में ले जाके लहराना जहाँ पे हर कोई मतलब मेरे अगेंस्ट चीयर कर रहा हो। मतलब चैंट सारी ही अगेंस्ट पाकिस्तान हो, या हो सकता है मेरे ऊपर तो भाई उस मुल्क में अंडे या टमाटर भी फेंके जा रहे हो। परेशानी होती है कभी इसका सोच के? एक देखें, आप एज ए चैलेंजर उतरते हैं रिंग के अंदर और यकीनन आपकी ख्वाहिश होती है कि आपके मद्दे मुकाबिल जो भी है उसको पिछाड़ दिया जाए और आप जीत कर वापस आएँ, लेकिन जहाँ जो क्राउड है वो सिर्फ एज ए गेम नहीं ले रहा, उनकी भी ये ख्वाहिश है कि आप इसके अंदर खुदा ना खासा हार जाएं, तो उस वक्त फीलिंग्स खुद की क्या होती हैं? उस वक्त तो फीलिंग्स यही होती है ना, मतलब मेरा एक स्लोगन है 1 वर्सेस ऑल, तो उस टाइम मतलब वही फीलिंग होती है। और मैं तो वैसे ही मतलब हील प्ले इसीलिए करने आता हूँ क्योंकि आवाम अगर चाहती भी है कि मैं हारूं तो भी मैंने आवाम को उस टाइम हराना। हाँ, तो आपका मुकाबला सिर्फ आपकी कंपेटिटर से नहीं होता, इस तमाम सोच से, लोगों से, क्राउड से, चीयरिंग से। आप यू एक्चुअली बिलीव 1 वर्सेस ऑल। ये बड़ा मुश्किल है। आपको लगता है कि आजकल जितने लोग हमारे माशरे में परेशानी से गुजर रहे हैं किसी भी चीज को, या तो वो खुद साख्ता परेशानी है या अपने ऊपर तारी कर ली है, वो भी यही इमेजिन कर रहे होते हैं 1 वर्सेस ऑल, मैं एक अकेला हूँ बाकी सब मेरे खिलाफ है। नहीं तो रियल लाइफ का भी मतलब हम लोग फाइटर सिर्फ हम ही नहीं बल्कि हर आम इंसान जो है वो रियल लाइफ में एक रेसलर है, एक फाइटर है। हाँ, तो वो 1 वर्सेस ऑल समझ कर ही अगर चले तो उनके लिए भी अच्छा है और स्ट्रगल करें हर स्टेप में लाइफ में अपने। मुझे बिलाल ये बताएं कि आपके जितने पसंद करने वाले हैं वो जानना चाहते हैं कि ये जो मैच था ये मनसूख हो गया है और अभी तक एक क्वेश्चन मार्क है कि कब स्केड्यूल होगा, कब उम्मीद की जा रही है और किस शहर में होगा, कहाँ होगा, इसके बारे में थोड़ा बताएं। बिल्कुल म्यांमार या फिर दुबई में एक्सपेक्टेड है, मे भी म्यांमार में भी ना हो क्योंकि जो रीजंस नेपाल में आए कैंसिलेशन के
वही रीजंस म्यांमार में भी आ सकते हैं, बल्कि म्यांमार में तो शायद और ज़्यादा सिक्योरिटी रीजंस सही नहीं है। तो ये है कि हमारे REW के जो CEO हैं ज़ीशान खान दुरानी, वही ये मैच स्केड्यूल कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया पे उन्हीं के थ्रू जो है REW के पेज पर जो है अनाउंस होगी न्यू लोकेशन और न्यू डेट। बिल्कुल बिल्कुल। फिलहाल मुझे एक और बात बताइएगा कि पर्सनल लाइफ में कभी कोई सेटबैक आपने फेस किया है? यानी ये तो चलें प्रोफेशनल से जुड़ी बातें हैं, कभी उम्मीदें हमारी ऊपर जाती हैं कि लोगों ने पजीराई दी, एक्नॉलेज किया, नहीं किया। कोई पर्सनल लाइफ की ऐसी वाक़या, कोई किस्सा, कोई सेटबैक या फेलियर जिससे आप दिल बर्दाश्ता हुए और सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी हो उससे निकलने के लिए? बिल्कुल। दरअसल मैं रेसलर बनने से पहले मैंने अपनी वालदा के ख्वाब को पूरा करने के लिए पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करने की कोशिश की थी। तो उस ड्यूरेशन में मुझे जो है काफ़ी मतलब कैरियर थ्रेटनिंग इंजरी हुई थी, नी इंजरी मेरी हुई थी। तो उसके बाद तो मुझे लगा था कि रेसलिंग तो क्या, मैं मतलब आर्मी तो खैर ज्वाइन कर ही नहीं सकता था, बल्कि काफ़ी लोगों ने तो ये सोचा कि भाई ये तो अब चल ही नहीं सकता। तो ये नी इंजरी कैसे हुई थी फिलहाल? ये नी इंजरी मुझे हुई थी, बस एक्सीडेंट हुआ था एक। अच्छा। तो 16 फीट की हाइट से मैं गिरा था। वाओ, 60 फीट की हाइट से आपकी क्रैश लैंडिंग हो गई थी? जी जी। ओह नो। और फिर आप तो फिर रोल मॉडल हैं उन तमाम लोगों के लिए जिनको लगता है कि एक हादसे या इंजरी के बाद दोबारा अपने आप को इकट्ठा करना मुश्किल होता है। कितना अरसा बिलाल फिजियो में लगा और इतनी खतरनाक इंजरी के बाद आज आप माशाल्लाह एक रेसलर और यूर अ चैंपियन। तो मुझे बताएं इसमें कितना टाइम एंड हु वर द पीपल बिहाइंड गेटिंग यू रेडी अगेन? जी, इसमें तो मतलब फिजियोथेरेपी में तो मेरा पूरा 1 ईयर लगा, जिसके बाद तो मेरी भी उम्मीद जा चुकी थी कि शायद मैं चल भी पाऊंगा, लेकिन खैर एक वो स्पिरिट था। तो मैंने कहा नहीं, एक ड्रीम है बचपन से, मतलब बुढ़ापे में मैं खुद से ये सवाल ना कर पाऊँ कि मैंने कभी कोशिश नहीं की। हाँ। तो और आज कोशिश भी करी और एग्जाम्पल भी बना। बाकी जो पीपल वर बिहाइंड मी वाज माय मॉम। वैसे तो खैर स्टार्ट में मॉम से भी मतलब सपोर्ट नहीं था, लेकिन जब मॉम ने भी सोचा कि भाई इतना स्पिरिट है और इतना मतलब पैशन है, लेकिन आई थिंक कि उनकी दुआएं और उनकी जो मेहनत थी कि टू मेक श्योर कि अच्छा जी रेसलिंग तो बात की बात है, पहले आई वांट यू टू बी स्टैंडिंग ऑन योर फीट, क्योंकि एक माँ के लिए इससे बेहतर, इससे बड़ा मेरे ख्याल में कमिटमेंट मॉम के अलावा जो एक शख्स था मतलब जिसकी वजह से मैं रेसलिंग में भी आया, मुझे शौक हुआ और हमेशा मुझे उस शख्स ने मतलब मैं जब गिरा या खड़ा हुआ हमेशा उसी शख्स ने मुझे सपोर्ट किया। मेरा बड़ा भाई ज़ीशान खान दुरानी जो कि REW के CEO हैं, ZK उनका रिंग नेम है, वो भी रेसलिंग में होते हैं एज अ ट्रैश टॉकर। You just said, और इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद कर रहे हैं भाई ज़ीशान साहब इनका जल्दी से मैच स्केड्यूल हो जाए और जगह मिले ताकि हम भी चीयर करें हमारे रेसलर के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल यहाँ पे मौजूद होने का, एंड डेफिनेटली योर प्रेजेंस ओवर हियर मेंट सो मच, क्योंकि वो तमाम लोग जो अभी मुझे अच्छी तरह याद है कि ज़रा सा हमारा एक्सीडेंट होता है, कोई सर्जरी होती है और फिजियो से गुजरते वक्त आपको एहसास होता है कि अल्लाह ताला ने कितनी नेमतें आपको बिना मांगे दी हैं। तो कूडोस टू योर स्पिरिट कि इतनी खतरनाक इंजरी के बाद भी आप दोबारा खड़े हुए एंड यू रिटर्न टू द रिंग। वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इसी के साथ बढ़ते हैं हम एक ब्रेक की तरफ और वापस आएंगे और आपको बताएंगे एक खास किस्म की एडिक्शन के बारे में और उससे निजात कैसे पाई जाए। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए आज पाकिस्तान। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और मैंने आपसे कहा था खास किस्म की एडिक्शन। जी, आदत किसी भी चीज़ की हो सकती है और बुरी आदतें छोड़ना बहुत मुश्किल है। आज बात करना चाहेंगे कंपल्सिव बाइंग डिसऑर्डर के बारे में। यानी कुछ लोगों को, यानी वैसे तो खरीदारी का शौक और अमूमन तमाम खवातीन को होता है, शॉपिंग करना, अपने लिए चीज़ें खरीदना, किसको बुरा लगता है, लेकिन कंपल्सिव बाइंग डिसऑर्डर कहते हैं व्हेन यू जस्ट कैन नॉट रेजिस्ट इट। आपको होर्डिंग का भी शौक है और आपको ऐसा लग रहा है कि फील गुड करने के लिए, अपने आप को बेहतर महसूस कराने के लिए आपके पास एक ही रास्ता है कि आप बाहर जाएं, खूब सारा खर्चा करें और उसके बाद आप थोड़ा सा बेहतर फील करते हैं। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें हमने अक्सर बैरून ममालिक में लोगों को देखा है कि लोग कर्जा लेकर, आपकी जेब में इतनी गुंजाइश नहीं भी है, आप चीज़ें बेचकर और कभी कभार यहाँ तक कि बड़े एक्सट्रीम मेजर्स लेकर आप अपनी इस शौक को, इस आदत को, इस एडिक्शन को तस्कीन दे रहे होते हैं। दैट इज़ व्हेन इट इज़ अ प्रॉब्लम। यानी जब आपको ये ख्याल ही ना रहे कि जी मेरे पास पैसे मौजूद हैं, मेरी ज़रूरत की चीज़ें अलग हैं, बच्चों की फीस जानी है, ऑन द अदर हैंड आप जाके उसकी शॉपिंग कर लें या उसका कोई महंगा बैग ले लें।
जी हाँ, ऐसे भी लोग दुनिया में होते हैं। तो आज इस पर्टिकुलर डिसऑर्डर की हम बात करेंगे, और जो मर्द हजरात देख रहे हैं और उसको समझ रहे हैं कि बस जी अब ये वजह है कि मेरी वाइफ इतनी ज़्यादा शॉपिंग करती है, नहीं, इसको ज़रा समझने की भी ज़रूरत है। हमारे साथ मौजूद हैं सिद्रा जावेद, माहिर नफ्सियात हैं, उनसे जानेंगे कि किन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है और उसकी वजूहात क्या होती हैं। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। सिद्रा, ऐसा कि अपनी ज़िंदगी की जो रियल इश्यूज़ हैं उनको साइड लाइन करके इतना कंपल्सिव डिसऑर्डर कि इम्पल्सिवली बस खरीदारी करनी है, ये किन लोगों को और कैसे होता है? अच्छा, सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ कि ये बेसिकली जो डिसऑर्डर है जिसे हम कहते हैं कंपल्सिव बाइंग डिसऑर्डर, हमारे जो मैनुअल होता है, जो बेसिकली बुक होती है DSM, डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल, जिसमें सारे प्रैक्टिशनर साइकोलॉजिस्ट है ना, उसके बिना पर, उसके सिम्टम्स के बिना पर हम डायग्नोस कर रहे होते हैं। जब 2014 में DSM-5 आई लास्ट, तो उस टाइम पर जब कंपल्सिव बाइंग डिसऑर्डर के ऊपर बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट आया कि इसको ऐड करें कि ना करें, क्योंकि इसके कमोर्बिड यानी इसके साथ एसोसिएशन में बहुत सारे और डिसऑर्डर्स आ रहे थे, जैसे कि आपने नाम सुना होगा ऑब्सेसिव कंपल्सिव, इम्पल्स कंट्रोल, एडिक्टिव डिसऑर्डर, सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर। तो ये सारे डिसऑर्डर्स के कमोर्बिड आ रहे थे। तो उस टाइम पे चीज़ हुआ कि आर्ग्यूमेंट आई कि ये जो कंपल्सिव बाइंग डिसऑर्डर है, ये या तो ये इम्पल्स में आता है बिकॉज बहुत इम्पल्स बाइंग हो रही है, या फिर एडिक्शन में आ रहा है। तो इस वजह से इसको फिर डाला ही नहीं गया DSM में। तो इस वजह से हम इसको डायरेक्टली यानी दो चीज़ों का हाइब्रिड है। इसके अंदर आपको एक एडिक्टिव क्वालिटी भी नजर आएगी, जिस तरह के अगर कुछ लोगों को ऑनलाइन चीज़ें खरीदने की आदत है, तो आप देखें कि कई ऐसी चीज़ें जो आपकी ज़रूरत की नहीं, बस आप यू ब्राउजिंग एंड सडनली यू फील दिस इंक्लिनेशन कि मैंने खरीदनी है इसको, तो वो एडिक्शन है। दूसरी तरफ अगर आपका ये स्पॉन्टेनिटी का मसला है कि बस जी कोई चीज़ भाग गई नज़र को तो बस ये मेरी होनी ज़रूरी है, तो वो एक अलग बात है। अच्छा, इसको क्योर कर सकते हैं, और पहले तो इसको डायग्नोस कैसे करेंगे आप? ओके, सो होता ये है कि बेसिकली क्लाइंट या जो भी पेशेंट है उसकी बहुत एक्सेसिव बाइंग आदत है। अब जरूरी नहीं कि एक्सेसिव सिर्फ शॉपिंग हो रही है, लाइक या सिर्फ ड्रेसिंग हो रही है। वो कहीं भी बाहर जाएंगे, ठीक है, वो देंगे ओ ये चीज़ तो मैं मार्केट में पहली दफ़ा देख रही हूँ, उसको बाय कर देंगे, मतलब जो चीज नजर आ रही है उसको बाय कर देंगे। खाली हाथ आना इनके लिए इम्पॉसिबल होता है। अगर आप बाहर जाएं तो 2-3 थैले आपके हाथ में। एग्जैक्टली, स्पेशली ऑन द डेली बेसिस ये चीज हो रहा होता है, और जब घर से बाहर निकल रहे होते हैं तब ये हो रहा होता है। सही, ठीक है। सेकेंडली बात यह है इसमें कि जैसे होर्डिंग डिसऑर्डर है, जिसमें दे एक्यूमुलेट एंड कलेक्ट ऑल द स्टफ, चाहे वो बाहर से खरीदना है चाहे घर का सामान है, सबको एक जगह पे इकट्ठा करके रखना, बिकॉज देयर टू मच लाइक एडिक्टिव टुवर्ड्स कलेक्टिंग मटेरियल। अच्छा, तो यानी उनको लेट गो करना उनके लिए आसान नहीं होता। आपके भी वार्डरोब में, मेरे ख्याल में ये तमाम खवातीन का मसला है, अगर आप अपनी वार्डरोब में देखेंगी आपको कई ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपने बड़े चाव से खरीदी थी, ये शर्ट मैं ले लेती हूँ, ये बैंगल्स मैं ले लेती हूँ, और वो बगैर इस्तेमाल किए वैसे ही पड़ी रहती हैं। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि अच्छा ये तो आपने 1 साल हो गया आपकी कबर्ड में पड़ी हुई है, इसको इस्तेमाल नहीं करना, तो किसी को दे दें, तो देने का दिल भी नहीं कर रहा होता। और ये इतना ज्यादा, ये मेरे ख्याल में माशरे में कहीं ना कहीं लोनलीनेस को या अटैचमेंट्स को भी हमारे यहाँ डिनोट करता है। मगरबी ममालिक में हमने देखा है कि कई ऐसे रियलिटी शोज होते हैं जहाँ लोग कहते हैं भाई मेरे पास लिविंग स्पेस ही नहीं रही है, और उनके घरों में जाके देखें तो गार्बेज जमा हुआ होता है, यानी जो चीज है उसको नहीं देना। एक क्लाइंट थी जो कि यहाँ नहीं अमेरिका वगैरह में, तो वो प्रॉपर अपने घर के लिविंग रूम में इतना सामान भर के रखती थी कि जब उनको घर से बाहर जाना था तो वो लिटरली अपना लिविंग रूम लॉक करके जाती थी, रादर देन पूरे घर को लॉक करके वो अपना लिविंग रूम, बिकॉज शी न्यू कि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो मैंने जमा करके रखी हुई। सही, तो ये जो अटैचमेंट हो जाती है, हाउ डू यू एक्चुअली लेट गो, यानी इसका अगर करेक्टिव बिहेवियर की तरफ जाना चाहें सिद्रा, तो क्या हमें काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है, ये कोई केमिकल इम्बैलेंस होता है? वो बिल्कुल मैं इसी पे बात कर रही थी। हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं जो कि सेरोटोनिन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। सेरोटोनिन होता है कि जो बेसिकली आपका एग्जैक्टली आप कोई भी फॉर एग्जांपल आपकी एक्टिविटी हो रही है, सही है, तो फॉर एग्जांपल 2 न्यूरॉन्स है, एक सेंडिंग न्यूरॉन है और एक रिसीविंग न्यूरॉन है। तो अगर सेंडिंग न्यूरॉन जो है वो कुछ फॉर एग्जांपल बॉडी में कोई एक्टिविटी हुई है, सही है, सेंडिंग न्यूरॉन ने कुछ सेरोटोनिन लेवल प्रोड्यूस किया, अब वो जो फ्लूइड है बीच में वो साइनैप्स है, तो जो रिसीविंग न्यूरॉन है वो कुछ जो है वो ऑब्वियसली रिसीव करेगा सेरोटोनिन। अब कहाँ पर इन लोगों का मसला आता है कि वो सारे रिसीव नहीं कर पाता और वो कुछ साइनैप्सेस में रह जाते हैं, जिसकी वजह से जो
सेंडिंग न्यूरॉन है वो वापस से उन चीजों को अपटेक करना शुरू कर देता है। तो इसके लिए एक दवाई आती है SSR, जिसमें मतलब सेरोटोनिन अपटेक जो उस रिसेप्टर्स को सेंडिंग न्यूरॉन्स के बट फॉर दैट अगेन यू नो आई हैव टू स्टॉप यू देयर, यू नीड अ प्रॉपर डायग्नोसिस। आपको कौन सा बिहेवियर आपका मसला कर रहा है। आमतौर पे ये लोग खुद अपना ये इशू आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तो इनके इर्द गिर्द के लोगों को और खास तौर पे फैमिली मेंबर्स को, फ्रेंड्स को देखना पड़ता है कि जी ये कहीं ऑब्सेसिव कंपल्सिव बाइंग की तरफ तो नहीं जा रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सदरा फॉर बीइंग हियर। डू नॉट टेक एनी मेडिसिन विदाउट डायग्नोसिस, यानी आप किसी भी स्क्रीन पे कोई भी दवा या चीज का नाम सुने, आप बगैर किसी मौलिद से मिले हुए उसको इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। एंड इफ यू फील यू आर सफरिंग फ्रॉम दिस, प्लीज गो अहेड एंड गेट योरसेल्फ डायग्नोस्ड। टेक गुड केयर। एक छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं। लोकली काम नहीं करना चाहते, लेकिन कभी जरा दूसरी तरफ से भी इस तस्वीर का रुख देखिए कि वहां काम करने की असल वजह क्या है। उनको लगता है कि कोई कायदा, कोई कानून मौजूद है, अगर मुझे हायर किया जा रहा है तो मुझे लुक आफ्टर भी करेंगे, मेरे पर्क्स भी होंगे, मेरा मेडिकल होगा, मेरे बच्चों का ख्याल रखेंगे, और सबसे बढ़कर ये कि निकालने से पहले 2 दफा पूछेंगे, सोचेंगे, नोटिस पीरियड सर्व किया जाएगा। ये जो बेयकीनी है, जहां हमें ऐसा लगता है हम अपने सेठ के मूड के मुताबिक चल रहे होते हैं, ये कितना तकलीफ देह है। और पाकिस्तान में HR प्रोफेशनल्स इसको किस तरह बेस्ट प्रैक्टिसेस को लेके आ रहे हैं, नौजवानों इस कंसर्न को कि उनके साथ ज्यादती नहीं होगी बल्कि उनके टैलेंट की कदर की जाएगी, ये कैसे बावर कराया जाए। आज एक बहुत ही जबरदस्त पैनल हमारे साथ मौजूद है। आप भी कॉल करके बताइए कि क्या इस तरह के प्रेशर्स की वजह से आपकी घरेलू जिंदगी पे इसका क्या असर पड़ रहा है, आपके जहनी सुकून पे इसका क्या असर पड़ रहा है कि हर लम्हे आपके सर पे एक तलवार लटक रही है कि पता नहीं कल नौकरी हो या ना हो, कल हो ना हो का एक नया मतलब। आइए मिलवाते हैं आज जो हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं। सबसे बढ़कर हमारे साथ मौजूद हैं फायजा, आप HR हेड है, हेड ऑफ पीपल एंड कल्चर एट ADCOM लियो बर्नेट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आप ही के साथ तशरीफ रखती हैं सना हाशमी, और होस्ट वी सी यू ऑन टेलीविजन। और मीडिया के जो हालात है उस पर जरा आपसे भी बात करेंगे, ये इतना ही बुरा है या स्यापा हमने ज्यादा डाला है, ये भी पता करना है। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट जी, डॉक्टर कमर हमारे साथ मौजूद हैं, पहले भी आ चुके हैं, HR प्रोफेशनल, बिलीव्स इन बेस्ट प्रैक्टिसेस। बहुत बहुत शुक्रिया आपके भी यहाँ पे मौजूद होने का। सबसे पहले अगर फायजा, जिसको हम कहते हैं ना कि ड्रीम मर्चेंट्स, मैं क्योंकि खुद भी एडवर्टाइजिंग से मुंसलिक रही हूँ, मुझे हमेशा लगता है आप लोग ख्वाब बेचते हैं। तो इस ख्वाब में जी एक खूबसूरत सा घर होता है, कपड़े हमेशा साफ होते हैं, चाय हमेशा गर्म होती है, लेकिन जो हम अभी रियल लाइफ प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं कि हस्बैंड ऐसे नहीं आता, आओ बेगम आज मैं तुम्हारे लिए चाय बनाता हूँ। वो आता है कि आज पता है मेरे बॉस ने मुझे कितना जलील किया है, कितना बेइज्जत किया है। तो आजकल की इस सिचुएशन को कैसे, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है आप लोगों के ऊपर और ओवरऑल माशरे पर? इम्पैक्ट मोस्ट सर्टनली है इस चीज़ का, बिकॉज आई थिंक सबके सब बड़े अवेयर हैं इस चीज़ के कि ओवरऑल एक रिसेशन का माहौल है, ज़रा जॉब मार्केट टाइट हुई हुई है सिचुएशन वाइज, एवरीबडी हैज़ टू, जैसे कहते हैं ना अंग्रेजी की कहावत, बकल अप, एंड एवरीबडी इज वॉकिंग ऑन एक्शेल्स। जी, बल्कि वो कहते हैं वो जैसे आप क्रैश लैंडिंग होने लगती है, पायलट कहते हैं ब्रेस फॉर इम्पैक्ट। तो ये कितनी जोर से आप गिरेंगे आपको नहीं पता, प्लीज एवरीबडी ब्रेस फॉर इम्पैक्ट। हाँ जी, लेकिन फायजा पहले मैं देखती थी कि जो एक ओवरऑल मैसेज हम माशरे को देते थे, बड़े ख्वाब देखो, सुनहरा ख्वाब देखो, हर चीज तुम्हारी दस्तरस में, बस तुमने सोच लिया तो पूरी कायनात साजिश करेगी तुमको वहां तक पहुंचाने की। अच्छा जी, अब हम आ गए छोटी छोटी खुशियां, ये ले भाई 2 बिस्किट, इसको चाय के साथ खा के खुश हो जा, अभी यही है, इतना ही मिलेगा। ये क्या हुआ है? आई थिंक वो एक तरीके का ओवरऑल इम्प्रेशन एक आ गया है लोगों के पास कि ऑब्वियसली थोड़ा शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स, शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस एज यू वुड लाइक टू कॉल इट, मगर उसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट एक और चीज़ भी है एज HR प्रोफेशनल्स जो हम बात करते हैं कि येस इन्वायरमेंट टफ है। जो आपने बात की कि जी वो हस्बैंड कभी भी घर आके इस तरह की बात नहीं करेगा कि जी मैं तुम्हारे लिए चाय का कप बनाता हूँ। Understand something कि HR is also now focusing on an employee's mental well-being. Yes. It is very important. एक अब instead of a give relationship only, it is now turning into a give and take relationship. True. Employees and employers both on both sides of the table understand कि मेरा बिजनेस आगे तभी बढ़ सकता है जब मैं अपने एम्प्लॉय को इंगेज्ड रखूंगा। अंडरस्टैंड दिस कि हमारे पास जनरेशंस मुख्तलिफ किस्म की आ गई हैं। एज एन HR प्रोफेशनल मैं अगर किसी सीनियर को हायर करती हूँ तो मुझे उसको तरीक़ेकार हायर करने का बड़ा अलग किस्म का होता है, उसके बेनिफिट्स बड़े अलग किस्म के उनको बताने पड़ते हैं। इफ़ आई एम हायरिंग मिलेनियल्स,
it's a very different process altogether. And the expectations are very different. And Faiza, I'm going to come back to that. लेकिन सना, जो माशरे की हकीकतों की अभी हम बात कर रहे हैं, एक तो ये है कि जी हस्बैंड आगे खुशी खुशी कभी नहीं कहेगा कि चाय बनाओ, लेकिन फिर खवातीन की भी जो जिम्मेदारी है, यानी ठीक है, इफ टाइम्स आर टफ एंड योर यू नो द हेड ऑफ द फैमिली और द पर्सन हु इज अर्निंग, वो ऑलरेडी इनको फेस कर रहा है, हम भी तो एक टेप लगाए रखते हैं ना, चाय के ऊपर हमने दूध वाले का बिल भी तो डिस्कस करना होता है, हमने ये भी तो बताना होता है कि जो महीने के तुमने पैसे दिए थे आज 15 तारीख हुई है और सारे खत्म हो गए और फलाना बिल भी आया, फलाना बिल. सो इज इट टफ और आर वी मेकिंग देम टफर देन इट नीड्स टू बी? बेसिकली सिद्रा, जहाँ से आपने बात स्टार्ट की थी मैं वहाँ से ही बात लेना चाहूँगी. इम्पॉर्टेंट ये है कि आप शायद सिर्फ एक सेगमेंट को देख रही हैं. हमारे यहाँ आजकल जो है वो मल्टीटास्किंग खवातीन है, और खवातीन भी उसी तरह अपने घर को रन कर रही हैं जैसे कि हजरात कर रहे होते हैं, और उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए भी ज़्यादा होती है कि वो न सिर्फ पैसा कमाती हैं बल्कि घर के भी सारे मामलात को बेहतर तरीके से या अच्छे सलूक से चलाने की कोशिश करती हैं. तो जब हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि सिर्फ हजरात इसका शिकार हैं या खवातीन शिकार हैं. दिस इज अ ह्यूज यू नो जैसे कह सकते हैं टब जिसमें सारे लोग ही हैं. यानी शख्स जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहता है और इस माशरे में फेस कर रहा है ये प्रॉब्लम कि जी मेरे पास स्किल तो है, मेरे पास आइडियाज भी हैं, लेकिन मुझे भी इस वक्त मुलाजमत नहीं मिल रही, या मुलाजमत है तो वो छिन गई है. तो जरा इस पे बात कर लेते हैं सना के मर्द और खवातीन इस इशू पे रिएक्ट फ़र्क कैसे करते हैं, यानी आदमी कैसे रिएक्ट करता है अगर उसकी जॉब चली जाए और अगर खातून की जॉब चली जाती है, तो जो हम इर्द गिर्द सुनते भी हैं, जो उसको मशवरे भी दिए जाते हैं, वो बड़े मुख्तलिफ होते हैं. देखिए हजरात के लिए मैं कह सकती हूँ क्योंकि हम आप मीडिया फटर्निटी के लोग हैं, हमें पता है कि किस तरह से होता है. और अनएम्प्लॉयमेंट की जो आपने स्टार्ट में बात की, जो सैक किया जाता है चाहे एक को किया जाए या 10 को किया जाए, उसमें ये तफरीक नहीं होती कि खातून है या हजरात की तादाद ज्यादा है, तो इसमें हम रिएक्शन भी बड़ा डिफरेंट देखते हैं. हजरत जो है वो शायद ये कहते हैं कि चलो देखते हैं क्या होगा, लेकिन खातून जो है वो सीरियस डिप्रेशन में चली जाती है अगर वो ओनली यू नो अर्नर पर्सन है अपने घर की या अपने घर का ब्रेड एंड बटर चलाती है, तो वो सीरियस डिप्रेशन में चली जाती है. हजरात को भी मैंने डिप्रेशन में जाते हुए देखा है, बट मोर और लेस उनकी सोशल वैल्यूज या सोशल केटरिंग इतनी हो जाती है कि शायद उस डिप्रेशन को वो वहां पर थ्रू कर देते हैं या थ्रो कर देते हैं. दिस इज, आप ये भी तो देखो, मुझे सना इसमें थोड़ा सा इख्तिलाफ है, कमर साहब मे बी यू कैन ऐड टू दैट. मुझे लगता है कि आदमियों के ऊपर अभी भी हमारे माशरे में प्रेशर ज्यादा है, उनकी सारी शनाख्त, उनकी आइडेंटिटी अनफॉर्चुनेटली हमने उस ओहदे से या उस मुलाजमत से जोड़े रखी होती है, तो वो जब चली जाती है और आगे कोई उम्मीद की किरण ना नजर आए, तो मुझे तो लगता है वो बहुत सिवियर यानी एक आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है, मोर देन जस्ट डिप्रेशन. क्या कहेंगे आप? नहीं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है. ये चूंकि हमारे यहाँ ब्रेड विनिंग मर्द के जिम्मे है, तो जॉब का चला जाना तो ऑफ कोर्स के मेल्स के लिए बहुत ज्यादा परेशान कुन होता है. एंड लेकिन इसका हल क्या है? आई मीन हाउ वी कैन सॉल्व? हल से पहले कमर साहब देखिए, दोनों मैं इस बात पे जरूर बात करना चाहूंगी कि जब आप नौकरी लेने के लिए जाते हैं ना, तो एचआर के बड़े चक्कर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट फायदा लगाने पड़ते हैं कि जी फलानी डॉक्यूमेंट भी दो, ये दस्तावेज भी दो, ये भी यहाँ पे भी साइन करो, अपनी मिठाई की दुकान, अपने घर के चौबारे सब कुछ हमारे नाम कर दो, और आपकी छुट्टियां भी गिनी जाती हैं, आपकी टाइमिंग भी गिनी जाती है. अनफॉर्चुनेटली जिस टाइम से हम गुजर रहे हैं, बहुत सारे इदारे, खासतौर पर हमारी ही फ्रेटर्निटी में कोई एथिक्स फॉलो नहीं हो रही, कोई नोटिस पीरियड नहीं हो रहा, कोई आपको दिलासा नहीं दे रहे, बुला के आपकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन भी नहीं हो रही है. ऐसा लगता है कि विमेन रीजन है, चलते 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 हवाई फायरिंग होगी, और अगर आप कोलैटरल डैमेज हैं तो हैं. कमर साहब ये बहुत परेशान कौन है, क्योंकि ये नहीं होता कि फिर अगले लम्हे की बात, आप कई लोगों को देखें बड़ा अग्रेसिव रिस्पॉन्स आ रहा है. दे आर पीपल हु आर थ्रेटनिंग, पीपल हु आर नॉट एक्सेप्टिंग, पीपल हु वांट टू फाइट कि भाई आपने कैसे मुझे, मैं 15 साल से आपके साथ हूँ, व्हाई आर यू लेटिंग मी गो. उस वाई का उनको कोई जवाब नहीं मिल रहा है इस वक्त. नहीं, आपकी बात सही है. ये इसी वजह से हमारे माशरे में बेयकीनी इतनी ज़्यादा है, इसी वजह से हमारे यहाँ डिप्रेशन और हमारे यहाँ साइकेट्रिक इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं और मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, और अजीब अजीब तरह के वाक़यात हम रोज़ अगर ख़बर में देखें तो नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है. अगर हॉस्पिटल्स में जाएँ तो इतनी ज़्यादा बीमारियाँ हैं. ये इसी वजह से हैं कि हम वो जुल्म सह रहे हैं, वो दुख सह रहे हैं जो अमूमन माशरे में नहीं है, यानी खास के जब मर्दों को. क्या कहेंगे, ये तो इंसानियत के भी खिलाफ है. बिल्कुल, आप जो बात कर रही थी, आई एम सॉरी, लेकिन ये बिल्कुल मेरा ख्याल है, मैं इसको जितनी भी शदोमत के साथ कहूँ वो कम है कि ये बहुत बड़ा टर्मोइल है
फॉर आवर इंडस्ट्री एंड आवर फ्रेटर्निटी के चलते फिरते, जैसे आपने कहा कि आपको पता नहीं होता अगले रोज गोली कहीं से आ जाएगी, कहीं से भी आ जाएगी। और आई एम सॉरी फायजा साथ बैठी हैं, बट द HR रिस्पॉन्स आर वेरी, आई एम सॉरी, बड़ा इनरिस्पॉन्सिबल बिहेव करती है इस फ्रेटर्निटी के साथ, मैं जिसके और आप जिसके साथ डील करते हैं। आपको कह दिया जाता है कि जी अब आपको, हम इदारे को आपकी जरूरत नहीं है, एक फोन कॉल के थ्रू, जबकि आपके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसमें ये बात मेंशन होता है कि आपको 3 महीने पहले बता दिया जाएगा, आप छोड़ेंगे तो आप बड़े बड़े एंकर्स से मैंने बात की है और हमने भाई अंग्रेजी जबान के 2-3 चैनल्स थे और हमने ये सोचा कि क्योंकि अंग्रेजी जबान के तो ज्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे, लेकिन जिस वक्त वो बंद हुए हैं, आई नो ऑफ अ फ्रेंड वो अपने शो के लिए तैयार हो रही थी, गाड़ी में बैठ गई और उनको कहा गया जी चैनल बंद हो गया। तो आई मीन व्हाट इज हैपनिंग, ये इतनी अनसर्टेनिटी। देखें, एक तो टेरिटरीज आपको डिफाइन करनी पड़ेंगी। आपने A क्लास के टीवी चैनल्स का एक अलग बंच बनाया है, B क्लास का अलग बनाया है, C क्लास का अलग बनाया है। जो रिसेशन मार्केट इस वक्त बर्डन या केटर कर रही है, उसका ऑब्वियसली ट्रिकल डाउन इफेक्ट आप या मैं फेस कर रहे होते हैं या हमारे साथी फेस कर रहे होते हैं। तो इसमें अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही है, लेकिन बिहेवियर टू HR आई थिंक मोर देन इम्पॉर्टेंट। जब कोई भी इदारा अपना HR बना रहा होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसके टर्म्स एंड कंडीशन को उसको भी फॉलो करना चाहिए, वेदर इट्स द मल्टीनेशनल और मे बी यू नो द मीडिया इंडस्ट्री। अच्छा, वैसे विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सना, मुझे लगता है इस वक्त जो बेचारे सबसे ज्यादा गेहूं के साथ घुन फिस रहा है ना, वो बेचारे HR वाले। आई वांट मेरी आपके साथ दिली हमदर्दियां शामिल हैं, क्योंकि देखें इसमें ये कोई आसान काम नहीं होता कि एक तो बॉस की भी सुनो, ऊपर से जो प्रेशर आ रहा है कि भाई कॉस्ट को मैनेज करें, हमने अपनी सैलरीज कट डाउन करनी है, सो मेनी पीपल हैव टू बी लेट गो। अब वही वाली आपकी वाली बात कि दे हैव बीन द फ्रंट ऑफ इट, जितने एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड, सैलरी रिलेटेड, नेगोशिएशन रिलेटेड मामलात में बेचारा HR था सामने, आपका फ्रंट मैन लांस नायक जो आपकी गोली खाने के लिए तैयार था। फिर अब जब ये सिचुएशन हुई तब भी ये दर्दनाक खबर फायजा आप ही ने देनी है, और आपका एक ह्यूमन कनेक्शन भी है। हम जो बात करें ना, देखें ये भी एट द एंड ऑफ द डे इंसान है, आपको उनको पता है कि आपके घर में बच्चे हैं, आपके स्कूलों की फीस जानी है, घर की दाल रोटी चलनी है। How is an HR person taking this, you know, very tough task, फायजा, कि you have to let somebody go? आपकी भी तो कहानी सुने ना। मुश्किल है बिल्कुल, क्योंकि आप ऑब्वियसली रोबोट्स के साथ तो काम नहीं कर रहे ना, यू वर्किंग विद योर फेलो पीयर्स जिनके साथ आप एक ह्यूमन कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं, साथ बैठ के खाना खाते हैं, उनके घरों के अंदर खुशनुमाई हो, खुशी सब में साथ होता है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ होती है कि जब इस किस्म की अनफॉर्चुनेट न्यूज़ कहीं शेयर करनी होती है, वन हैज़ टू टेक द रोल कि जी give the impression and make sure that it's not personal, it is not me against you, it is just circumstantial, कि it is a requirement of the business। अगर back end story strong enough है, this is where I say HR has to be very strong। Yes, I agree कि जी बहुत सारी organizations में सेठ ने कह दिया तो मानना पड़ेगा आपको बात, but अगर HR professional आप strong enough हैं और आपके पास इतना skill set available and you can back up your story कि नहीं जी I'm sorry, I don't think this person should be let go of, या आप उन लोगों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, आप उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाएं। मेरा एज एन HR प्रोफेशनल हमेशा अपने लोगों को यही एडवाइस होता है कि जी जिस किस्म के दौर से हम गुजर रहे हैं, यही तो मसला है फायजा, जितने लोग इस वक्त हायर हो रहे हैं और हायर होने के बाद फायर हो रहे हैं, वो कह रहे हैं पिछले 5 सालों में देखिए इदारे ने हम पे खर्चा क्या किया। यानी ठीक है, हमने अगर काम किया, हमें उस काम की तनख्वाह मिल गई, लेकिन हमारी ट्रेनिंग पे, हमें लुक आफ्टर करने पे, हमें क्या सिखाया, हम जहाँ थे हमने ऑन द जॉब जुगाड़ लगाना सीख लिया। हमें ये पता है कि अच्छा जी आपकी रिक्वायरमेंट थी 5 चीजों की, आपको 3 मुहैया की जाएंगी, उसी 3 में काम निकालो। हमने ये तो सीख लिया, लेकिन हमें हमारा स्किल नहीं निकाला, यानी उसको डेवलप नहीं किया गया। वैसे तो जी सियासी नारा है, लेकिन एक बड़ा मशहूर नारा जो इस वक्त हम सारे लगा रहे हैं, मुझे क्यों निकाला, इसका आज हम जवाब तलाश कर रहे हैं। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं अदनान बात कर रहा हूँ कराची से। जी हसन, क्या कहेंगे? मैं बस ये कहना चाहूँगा, एक्चुअली मैं चैनल स्विच कर रहा था तो आपके चैनल पे प्रोग्राम देखा जी, तो जिस टॉपिक पे डिस्कशन चल रही थी तो ये सेम सिचुएशन मेरे साथ लास्ट वीक हुई है। ओके हसन, लास्ट वेडनेसडे को मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा था, उन्होंने बुलाया जी और कहा कि जी हम सेटिस्फाई नहीं है आपकी परफॉर्मेंस से और जो नंबर हमें चाहिए वो डिलीवर नहीं हो पा रहे जी, इसलिए आप रिजाइन दे दें। तो हमने कहा ठीक है, मतलब या तो आप हमें कोई प्लान दें जी, इस तरह से आप बेहतर कर सकते हैं चीजों को, या यहाँ पे आपकी लैकिंग है सही। बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कोई इस तरह की वो चीज नहीं मांगी। उन्होंने कहा कि हम एक्सक्यूजेस नहीं सुनते ना हम रीजन सुनते।
अच्छा हसन, यहाँ तो एक क्लियर आपको अदनान आपको डिस्कनेक्ट नजर आ रहा है ना, यानी आपको अचानक से बताया गया कि आपकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है। मेरा आपसे एक वाहिद सवाल ये होगा कि जब ऑर्गेनाइजेशन को या इदारे को ये लग रहा था कि आप एट पावर जो उन्होंने सोचा है उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहे, कि आपको बीच बीच में बताया गया था, पीरियोडिकली आपको इन्फॉर्म किया गया था कि अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाएं, या ये यकायक आपको लगा है कि बिजली गिरी है? नहीं, कंप्लीटली साइलेंस था जी, और किसी किस्म की कोई मतलब होता है ना कि जी आप इस तरह से परफॉर्म करें या इस तरह से चीजों को गाइडलाइन दी जाती है या इनफैक्ट पूछा जाता है कि आपको चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, सही, ताकि जो हमसे हो सके हम आपको वो फैसिलिटी प्रोवाइड करें। बिल्कुल। तो उनका क्लियर ऐसा था, बस सुबह बुलाया जी कल मीटिंग आ जाए आप लोग। हाँ, मीटिंग जी ठीक है, कितने बजे? सुबह 10 बजे जी। 10 बजे से हम बैठे रहे, मीटिंग स्टार्ट हुई 3:30 बजे। 3:30 बजे बुलाया गया और कहा गया कि जी ये नंबर्स हैं आप लोगों के पिछले पूरे साल के, तो आप लोग कुछ नहीं कर सके। तो हमने कहा जी हमारे साथ चैलेंजेस हैं, अगर आप वो उसका सोल्यूशन देते हैं हम या हमें थोड़ी सी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं तो ये बेहतर हो सकता है। तो आपको लगता है कि वो जो एम्पैथी होनी चाहिए कि दूसरा आपकी भी तो साइड ऑफ द स्टोरी को समझे, सिवाय इसके कि हुक्म आके बस सादर कर दिया गया? हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली ऐसे ही। देखिए एक कॉमन सेंस की बात है, हम इंसानों के माशरे में रह रहे हैं। बिल्कुल। मैंने बहुत सारी और कंपनीज में भी जॉब की है, मल्टीनेशनल्स में भी की है। मल्टीनेशनल्स में और नेशनल कंपनीज में सबसे बड़ा डिफरेंस जो है ना वो एचआर की पावर्स का है। सही। मल्टीनेशनल कंपनीज में एचआर ज्यादा पावरफुल होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो एटलीस्ट आपसे प्रॉपर बात करता है, आपको प्रॉपर टाइम देता है, आपको सैटिस्फाई करता है, प्रॉपर प्लान शेयर करता है कि आपने इस तरह से अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है और अगर इतने अच्छे में आप इन चीजों पे पूरा आ गए तो आप इस फेज से निकल जाएंगे। अदनान, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी, ये बहुत ही दर्दनाक आपके साथ एक्सपीरियंस रहा है, यानी एट ए ह्यूमन लेवल इट ब्रेक्स माय हार्ट। मुझे बहुत तकलीफ हुई है आपकी ये सारा एक्सपीरियंस सुन के। मुझे बताएं इससे आपकी सबसे बड़ी सीख क्या है, आप इससे क्या लर्न करके आगे बढ़ रहे हैं? देखिए मैं तो सबसे बड़ी बात है, अब मैंने ये सोचा है कि मैंने नेशनल कंपनीज के साथ काम नहीं करना क्योंकि उनके एचआर बिल्कुल वीक है और वहाँ से वन मैन शो चलता है जी। जो मतलब वहाँ के ऑनर की या सीईओ की रेट होगी या जो बात होगी वो आखिरी बात होगी। सही, क्योंकि आप एक सीईओ लेवल के बंदे को समझा नहीं सकते ना, क्योंकि वो सिस्टम्स और प्रोसीजर्स नहीं है। जो ओनर है उसकी विम पे काम चल रहा होता है। अदनान, अल्लाह ताला आपके लिए और दरवाजे खोले, मौके खोले। दर्दनाक एक्सपीरियंस था, लेकिन बस इससे आपने तल्ख नहीं होना, बिटर नहीं होना। इंशाल्लाह ताला बेहतरी के और मौके आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। लेकिन जी ये किसी खास इंडस्ट्री, किसी खास इदारे के ऊपर बात नहीं है, ये अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे की तल्ख हकीकतें हैं। इस पर मजीद भी बात करेंगे, कहाँ पे गलती हो रही है और गलती को हम बेहतर कैसे बना सकते हैं, राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। हालात ऐसे हैं जी, अपने हाथ पे हम हंस भी रहे हैं और साथ साथ रो भी रहे हैं और मुस्कुराते रहना है, ज़िंदगी इसी का नाम है। बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज़ हमारे सामने ये आई है कि कुछ लोग एक्सपीरियंस में आगे बढ़ते चले जाते हैं। उनका 17-18 साल का ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होता है और विद टाइम वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी सैलरीज, उनके पर्क्स इसी तरह बढ़ें। लेकिन वो जिस रोल में होते हैं, जो जॉब वो कर रहे हैं, उसको लेने के लिए उनसे कई गुना उम्र में कम लोग और कम तनख्वाह लेने वाले, उसको संभालने वाले आ जाते हैं। तो जहाँ हमारी अपनी खाम ख्याली होती है कि हम रिप्लेसेबल हैं या हमारा जो सुनहरी एक्सपीरियंस है वो इदारे के लिए बहुत फायदेमंद है, वहाँ हमें एक रियलिटी चेक मिलता है। लोग कहते हैं नहीं जी, सस्ता और काम में जो म्यारी है उसको हम लेके भी चलेंगे। कितना मुश्किल होता है इन सवालात का जवाब ढूंढना कि भाई मुझसे क्या गलती हुई। फिर इंसान का ईगो है ना, अपने इर्द गिर्द देखेगा, कहेगा ये तो मुझसे ज्यादा ना अहल है, ये तो मुझसे कम काम करता है, फलाने को रख लिया, मुझे क्यों निकाला। तो वो मुझे क्यों निकाला है इस वक्त का नारा है जी, इस पे हम जरा बात कर रहे हैं। लेकिन फायजा का अपना एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है। फायजा, जब हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि HR की जिम्मेदारी होती है लोगों को जाके बताना कि जी खुदाफिज, आपके साथ इदारा कंटिन्यू नहीं करना चाहता। What happened to you? So एक particular organization थी, we were going through a very tough phase and एकदम से there was a major downsizing जिसके अंदर हमें करनी पड़ी थी वो एक्टिविटी। हम बड़े आराम से तमीज़ से लेके गए। 90% of the employees का full packages, gratuities, provident fund जो भी उनके ड्यूज बनते थे लेके गए। इनफैक्ट कुछ को हम लोगों ने आगे रेफरेंसेस भी दिए and we closed the shop and वो हार्डली कुछ 3-4 लोग रह गए ऑर्गेनाइजेशन के कि वो shutting down and we were going to
revisit कि क्या करेंगे business के साथ. Ultimately what happened was कि one of the days I was leaving and one of the junior employees came forward and said कि the CEO has left a letter for you. वो travel कर गए. And I opened the letter. It was my own separation letter. आपको भी इसी तरह कहा गया था कि जी बहुत शुक्रिया आपकी खिदमत का, अब इदारे को जरूरत नहीं है. Absolutely. तो अच्छा फायजा, थोड़ी देर पहले ये बात हो रही थी कि अगर आपको लगने लगे, जो अभी अदनान का हम जिक्र सुन रहे थे कि बिल्कुल खामोशी है, तो ये तूफान से पहले की खामोशी है. जाके खुद भी पता कर लो. लेकिन हमारे यहाँ अक्सर लोग इस खौफ में मुब्तला होते हैं, भाई जब कोई बात ही नहीं हो रही, बॉस ने कुछ नहीं कहा तो हम भी खामोश रहते हैं. सना, आपको लगता है कि लोग ये इनिशिएटिव लेंगे, आगे बढ़ेंगे, पूछेंगे? कोई नहीं लेता आजकल, चुप साध लेते. क्योंकि वही आप वाली बात है कि अगर कुछ होगा तो मुझे पता चल जाएगा. अपने एक शेल में रहने के आदी होते हैं कि ठीक है, मैं अपनी तरफ से तो अगर 100% नहीं भी दे रहा है या दे भी रही हूँ, और तो मुझे होता है कि ठीक है, मेरा काम इतना ही है, 8 घंटे की या 9 घंटे की आपकी जॉब है, आपने काम कर लिया. और अगर HR को कोई कंसर्न होगा तो वो हमसे खुद बराह रास्त बात करेगी. लेकिन एक चीज अभी फायजा की बात से ही मुझे समझ आई कि अगर हम खुद की इनिशिएटिव लेते हैं तो इसका कितना नुकसान हमें उठाना पड़ेगा, ये एक अलग सवाल है. क्योंकि ये चीज मैंने खुद एक्सपीरियंस भी किया है कि अब जैसे अदनानी का एग्जांपल दोबारा दे दूं, इन्होंने कहा कि किसी ने HR में या ऑर्गेनाइजेशन से हमसे नहीं पूछा कि हमें क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं. अगर आप इनके केस में देख ले फायजा, जो एक आम आदमी तसव्वुर करता है, ये चैलेंज लेके पहुंचते बॉस के पास, तो लोग कहते हैं ये तो ट्रबल मेकर है, इसको तो रोना ही पड़ा रहता है, बाकी तो सारे खामोशी से खुशबाश काम करे, तुम्हें क्या मसला है? फिर क्या करें? असल में मैं यही बात कहना चाहती थी कि अगर कोई इंसान इस तरह का इनिशिएटिव लेता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया वो एब्सोल्युटली एप्रोप्रिएट वर्ड है कि उसको ट्रबल मेकर ही तस्वुर किया जाता है कि व्हाई यू आर ऑलवेज आस्किंग टू अस, अगर कुछ होगा तो हम तुम्हें बता देंगे. और एक और चीज भी है इसमें सिद्रा, हम शायद अपनी राइट्स को छोड़ने के आदी हो गए हैं. हमें पता है कि हमें कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन सना कुछ नहीं मिलना तो चलो फिर भी सोच लेते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो गया. एक जमाना था सैलरीज लोगों की नहीं मिल रही हैं. मैं किसी एक इदारे की बात नहीं कर रही हूँ, मल्टी नेशनल्स की जो नीचे टेरिटरी के लोग हैं उनको अच्छे से पता है कि सैलरीज वो पे नहीं कर रहे. अगर उनका एम्प्लॉय, मैं खुद आपको भी बता दूं, पिछले दिनों मुझे किसी ने बताया कि एक साहब ने जाके अपने ओनर से कहा कि भाई आपने मुझे 6 महीने से सैलरी नहीं दी है, मैं अपना घर नहीं चला सकता, और अल्टीमेटली होगा कि मैं अपने बच्चों को आपके घर के सामने लाके आग लगा दूंगा, क्योंकि ना मेरे घर में खाने को है ना पीने को. उन्होंने कहा मुझे धमकाने की जरूरत नहीं है, जो दिल में आए तुम्हें करना है करते रहो. आई मीन दिस इज द कितना इन ह्यूमन बिहेवियर. जो आप केटर कर रहे हैं, सैलरीज नहीं मिल रही, आप काम कर रहे हैं, 9 घंटे की जॉब कर रहे हैं, आपको ये भी डर है कि कल शायद मेरी नौकरी हो या ना हो और मुझे निकाल दिया जाए. और तो ये जो एक अनएम्प्लॉयमेंट हम खुद क्रिएट कर रहे हैं, जो ओनर्स क्रिएट कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़े सोसाइटी को एक डिप्रेशन में लेके जा रहे हैं. उस सोसाइटी को, जो आपकी क्रीम सोसाइटी, जो पढ़े लिखे बच्चे बच्चियां हैं, जो लोग हैं, जो आपके इदारों को स्ट्रेंथन करते हैं. एब्सोल्युटली. कमर साहब आप क्या कहेंगे? एक ज़माने में हम समझते थे काम अच्छा करो तो मौके और मिलेंगे, लेकिन ये सना बिल्कुल सही कह रही हैं, वो वक्त तो गया जी बोनस मिलने का. ये भी बोल गया कि आप अच्छी तनख्वाह पे अच्छा काम कर रहे हैं तो आपकी तनख्वाह बढ़ा दी जाएगी. अब तो ये है गनीमत इसमें जानो कि तुम्हारी नौकरी बची हुई है, गनीमत इसमें जानो कि 4 महीने बाद भी अगर मिल रही है तो मिल तो रही है. हम कहाँ तक कॉम्प्रोमाइज करें? नहीं, इसमें देखें 2 बातें. एक ये कि फर्स्ट वी नीड टू, हमें अपने करियर पे खुद कंट्रोल होना चाहिए. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द सामने ये जितने फैक्टर्स हैं ये तो हमारे कंट्रोल से बाहर है. कैसे करें उसमें, जैसे अभी ने बताया कि हमने अपनी एक तो एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाना है, अपने आप को पहले पहचाने, अपनी अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करें, ताकि आप डिपेंडेंट ना हो एक ऑर्गेनाइजेशन पे कि वो, इसको मैं आम लफ्जों में ऐसे कहूं कि मैंने कैसे प्रैक्टिस किया. मुझे भी एक दफा मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मुझे सडनली, इनको तो एक दिन का मौका दिया कि कल मीटिंग है, मुझे तो उन्होंने कहा आप प्लीज आ जाएं. जी. मैं गया हूँ, कहा कि अब आप सीधे घर चले जाएं, यू कैन नॉट इवन गो बैक टू योर डेस्क एंड कलेक्ट योर. हाउ डज दैट मेक यू फील? ये मुझे बताएं. उस वक्त मैं बयान नहीं कर सकता. नहीं, इस वक्त ये देखने वाले, इट वाज सो पेनफुल, इतना पेनफुल था, मैं कई महीने इतना पेन में रहा. And that has आप really महसूस करते हैं ना, आप life. रिजेक्शन महसूस करते हैं, आप अबैंडनमेंट महसूस करते हैं, आप जिल्लत महसूस करते हैं कि अचानक से आपको जलील कर दिया गया. उसके बाद मैंने बदला लिया माशरे से या अपनी कॉर्पोरेट वर्ल्ड से कि ऑलवेज कैरी माय रेजिग्नेशन इन माय पॉकेट. मैंने कहा अगर ऑर्गेनाइजेशन ने कहीं मुझे प्रॉब्लम क्रिएट किया, एंड दिस इज माय रेजिग्नेशन एंड आई विल स्विच टू अदर ऑर्गेनाइजेशन. मैंने अपना बैकअप मार्जिन बढ़ा लिया एंड मैंने एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन खत्म कर दी. नहीं, लेकिन बिल्कुल नहीं, आई डोंट नीड. नहीं, लेकिन okay, now this is
क्वेश्चनिंग एवरीथिंग जो हमें बताया जाता है। हमें लोग कहते हैं एहसास, हमें बताया जाता है एतमाद कि आप एक टीम के तौर पर। फिर ये क्यों बेवकूफ़ी की तरह पैसे हम खर्च करते हैं टीम बिल्डिंग के ऊपर? अच्छा, दूसरे की बर्थडे आ रही है तो हम उसको गिफ्ट दे रहे हैं, दूसरे की शादी आ रही है तो हम उसकी शादी, हम फिर ये मुनाफिकत क्यों कर रहे हैं जब हम एक दूसरे के दोस्त हैं ही नहीं, जब हम सिर्फ और सिर्फ अपना ख्याल रखते हैं। आई मीन आप कोई रिलेशनशिप नहीं एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती है, यानी एम्पैथी का इतना फुकदान है आपको। लेकिन कमर साहब, वी वेंट रॉन्ग समवेयर। मेरे फादर ने एक इदारे में एक सेकंड सा ना, हम मेरे फादर ने एक इदारे में 35 साल नौकरी की। आज भी उनकी एक इज्जत, एक वकार है कि वहां पे लोग उनको याद रखते हैं, वो एक अच्छे वक्त को याद रखते हैं। समथिंग इज टेरिबली रॉन्ग कि हमने आज नफ्सा नफ्सी का ये आलम बना लिया। हम कहते हैं जी कोई चीज सच्ची नहीं है, कोई टीम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। दिस इज एन अनसस्टेनेबल मॉडल। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, रहमत बात कर रहा हूँ गिलगित बल्तिस्तान से। जी रहमत साहब, क्या कहना चाहेंगे? जी मैं चाहती वाज़ेह मैं अपना कोई कमेंट्स और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ। जी बिल्कुल, बताइए। तो इंटरनेशनल लेवल के जो एनजीओ है वो इनकी पॉलिसी पे मैं बात करना चाह रहा हूँ। मैं ये पूछना, मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ है इसमें मैं बात करना चाह रहा हूँ। जी जी। 2 दिन पहले मेरे साथ ये हुआ कि 6 महीने की एग्रीमेंट मेरे साथ हुई एनजीओ में। तो मुझे 3 महीने के बाद, मैं वही 12 साल से इससे एनजीओ में जॉब कर रहा हूँ आईटी में। जी। जब मुझे 2 दिन पहले मुझे बताते हैं कि आपका मंडे को लास्ट वर्किंग डे है, तो मैंने HR में जाके बताया कि आपका रिटर्न फॉर्म में जो एग्रीमेंट होता है उसमें कुछ और होता है। 1-2 महीने पहले आप इन्फॉर्म कर लेते हैं बंदे को कि आपका लास्ट वर्किंग डे 1-2 महीने में खत्म हो रहा है। तो मुझे 2 दिन पहले कैसे आप बताते हैं कि आपका 2 दिन बाद आपका एग्रीमेंट खत्म हो रहा है और मंडे को लास्ट वर्किंग डे है। सही। तो मैंने पूछा तो वो मुझे ये असर दे रहे थे कि आप आवर वो स्टाफ साइज डाउन हो रही थी ना, तो मुझे डाउनसाइजिंग कर रहे हैं जी। नेक्स्ट टाइम आपको हम बुलाएंगे और आपको हम एडजस्ट कर लेंगे किसी दूसरे प्रोजेक्ट में। सही। अब मैं इस इंतजार में बैठा हूँ कि मैं कब वो मुझे बुलाएंगे। अगर मैं कहीं और जा रहा हूँ तो वो मुझे ये धमकी देते हैं कि आपको हम एडजस्ट कर लेंगे, आप कहीं जाना नहीं है, आप बताना है। नहीं रहमत भाई, आपके साथ ये ज्यादती हो रही है। देखिए, सबसे पहली चीज, अगर उन्होंने आपका ख्याल नहीं किया और आपको खड़े खड़े ये कहा कि जी फलाने दिन आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म है, आपके ऊपर कोई ऐसी पाबंदी नहीं है, आप कोई कायदा नहीं तोड़ रहे। अगर आप अपने लिए बेहतर कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, बल्कि अल्लाह की रजा से आपके लिए बेहतर दरवाजा खुलेगा। देखिए, एक दफा आपने रियलाइज कर लिया कि एक इदारा आपका ख्याल नहीं रख रहा, आपके जज्बात, आपकी जरूरियात को नहीं देख रहा, तो आपके लिए अहम है कि आप अपने लिए दूसरे होराइजन्स खोलें। आप पाबंदी ना कर लें। आपने उस इदारे के साथ काम किया, उसके साथ शादी नहीं की है कि आपने निभानी जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने का, लेकिन दीज मैल प्रैक्टिसेस फाइजा ओवर एंड ओवर। रहमत साहब, कमर साहब, हर एक के साथ खड़े खड़े जी खुदाफिज, आज के बाद आपकी जरूरत नहीं है। What is this making us feel like? It is making you feel very, very negative. I have to agree to it completely, and it exists. It's an activity that is happening, जो एक HR professional के लिए बड़ी alarming situation है, and which is where I constantly keep saying कि बहुत ज़रूरी है एम्प्लॉइज़ को अपने राइट्स का पता होना। बहुत ज़रूरी है टू बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हाउ टू स्ट्रेंथन योर केस। अच्छा, मुझे बताएं, देखें, राइट्स, रेगुलेशंस और कॉन्ट्रैक्ट्स की नौइयत ये तो हर जगह वारी करेगी। मैं आप लोगों को आज यहाँ पे बुलाने का मकसद है कि जो लोग इस पेनफुल सिचुएशन से भी गुजर रहे हैं, उनको हिम्मत और हौसला कैसे दिया जाए। क्योंकि देखें, वो जो हम बात की, लेट्स गो इनटू द इमोशंस ऑफ इट। आप फील कर रहे हैं आप जलील हुए हैं, आप फील कर रहे हैं आप रिजेक्टेड हुए हैं, आप अपनी सलाहियतों को, अपने आप को क्वेश्चन करने लगते हैं। सना, मिसाल के तौर पे इफ यू नो somebody who is in front of the screen, उसको हायर करते हैं तो वो अपनी सारी की सारा जो उसका टैलेंट है, यार शायद मेरी लुक नहीं अच्छी, शायद मेरा वजन ज़्यादा है, वो सारे उस तरह के डिप्रेशन, लड़का है या मर्द हजरात हैं उनको भी इसी तरह की प्रॉब्लम्स के, अच्छा शायद ये मुझसे ज़्यादा स्मार्ट हैं, ज़्यादा समझते हैं। इन इनसिक्योरिटीज से फिर कैसे निकलें? देखिए, हीलिंग टेक्स टाइम, सो इट कांट बी कि जी आज अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ और कल मैं बाउंस बैक कर दूं। अंडरस्टैंड कि एवरी इंडिविजुअल विल गो थ्रू अ वेरी डिफरेंट फेज। किसी को 2 दिन लगते हैं बाउंस बैक करने में, किसी को 2 महीने लग जाएंगे बाउंस बैक करने में, मगर जरूरी ये है टू अंडरस्टैंड कि येस इट्स अ बैड फेज, आई कैन पुल माई सेल्फ आउट ऑफ इट। मैं अपने अंदर, जैसे कि कमर साहब कह रहे थे, अंडरस्टैंड योर सेल्फ कि मेरी अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या हैं, मैं अपनी स्ट्रेंथ्स को कहाँ लेवरेज कर सकता हूँ। इफ आई एम ब्रिलियंट एट कम्युनिकेशंस, कैन आई स्टार्ट माई ओन ट्रेनिंग फ्रेटर्निटी?
कैन आई गो स्पीक समवेयर, कैन आई गेट माई सेल्फ एसोसिएटेड विद अनदर ऑर्गेनाइजेशन ऑन अ फ्रीलांस बेसिस। तो जो एम्प्लॉयबिलिटी की मैं बात कर रही थी कि वो सेल्फ रिफ्लेक्शन जब तक नहीं होगी, दरवाजे खोलें, एक जगह ना रुक जाएं, क्योंकि देखें पानी भी अगर एक जगह रुकता है तो उसमें गंदगी आ जाती है, वो स्टैग्नेंट हो जाता है, वो बदबूदार हो जाता है। ठीक है, आजकल के ज़माने में आप पहले एक शोबे से मुंसलिक रहे, आप उसके चीते हैं, आपको उसके बारे में सब पता है, लेकिन अगर वो फील्ड ही डाई डाउन करी, लेकिन देखें ना एक ज़माने में लोग खत्ताती करते थे, अब आपके पास कैलीग्राफर्स नहीं होते क्योंकि उसकी एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है, तो लोगों ने फिर अपने लिए नए स्किल सीखे। लेकिन सना, यहाँ जो बात की जा रही है ना, फायजा ने कहा हीलिंग टेक्स टाइम, healing can take time, bill doesn't take time. Exactly. Bill will come at first every month. Yes. तो उसका क्या करें? बेसिकली कुछ चीज़ें मुझे लगता है कि हम बड़ी किताबी बातें करते हैं, और जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो इससे बड़े मुख्तलिफ होते हैं। दोनों अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। मैं एक डिपार्टमेंट को हेड कर रही थी, वहाँ एक रात जैसे आपने कहा कि खाते पीते सब साथ हैं, हम इसी तरह हैंग आउट के लिए गए हुए थे। अगले दिन आए, पूरा डिपार्टमेंट जो पता चला कि वो सैक कर दिया गया है, और मुझे अलहदा से बुला के कहा गया कि आप हमारे साथ हैं। मैंने कहा पता नहीं मैं भी कितने दिन हूँ, तो पता चला कि वो मेरा कोई 1-1.5 महीने का साथ उनके साथ था, उसके बाद मुझे भी वहाँ से जाना पड़ा। तो जब आप इस तरह के एक्सपीरियंसेस के साथ काम कर रहे होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपके अंदर ट्रस्ट डेफिसिट आ जाता है, ये तो एक बिल्कुल क्लियर बात है। दूसरी चीज़ मैं कहना चाह रही हूँ, शायद नहीं भी कहना चाहिए, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप अगर 100% लॉयल हैं तो मैं कहूँगी 99% आ जाएं, या इससे भी थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि आपकी लॉयल्टी चैलेंज होती है। आपने कहा ना कि आपका ट्रस्ट टूटता है, आपका एतमाद, आप खुद वफादारी का सवाल आता है। आप देखिए, वफादारी के लिए भी दोनों पार्टनर्स का वफादार होना जरूरी है। आपको बेसिकली ये करना है कि जैसे ये दोनों शख्सियात कह रही हैं हमारी, कि आप अपने आप को थोड़ा मल्टीटास्किंग बनाएं और अपने लिए नए दरवाजों को, जैसे आपने फिर यही इदारे बड़ा कंप्लेन करते हैं कि मेरे एम्प्लॉय ने मुझे हाई एंड ड्राइज छोड़ दिया, फलाने की कैनेडियन इमिग्रेशन हो गई तो चुपचाप से निकल गया, या दूसरे इदारे ने उसको ज्यादा पैसे दिए तो वो हमारा नोटिस पे, भाई आप भी तो वही करते हैं, तो मकाफात अमल भी तो कोई चीज होती है, घूम फिर के वही चीजें आपके पास दोबारा आती हैं। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैम मैं फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ जी। क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या चाहूंगा, देखेंगे ये सैलरी के हवाले से आपने कहा हुआ है जी, ठीक है, मगर उस टॉपिक पे मैं बात करना चाह रहा हूँ। मगर देखिए, इदारों को हम हमें बेहतर करेंगे तो हमें सैलरी देंगे ना। क्या ख्याल है? आप देखिए कि जून के महीने से बजट बोल जाता है, जून के महीने से बजट बोल जाता है, जुलाई के महीने से हमारा इंक्रीज होके सैलरी आनी चाहिए। क्या ख्याल है? तो अब ये देख लें कि 10 माह हो गए, मीन्स के 10वां माह आ गया है, ठीक है, अभी तक सैलरी इंक्रीज नहीं हुई। आप ये सरकारी इदारे की बात कर रहे हैं जी? आप सरकारी इदारे की बात कर रहे हैं या फिर आप प्राइवेट कंपनी की बात कर रहे हैं? प्राइवेट। देखिए, प्राइवेट में तो वही तो बात हो रही है भाई सारी यहाँ पे, कि ऐसी कोई शर्त नहीं रखी गई, कहीं ये नहीं कहा गया, आपके कॉन्ट्रैक्ट जरा गौर से पढ़िएगा, उसमें ये नहीं है कि हर साल आपकी इंक्रीमेंट होगी, वो तो जब बॉस का मूड अगर अच्छा है तो आपकी इंक्रीमेंट हो जाएगी। लेकिन सरकारी इदारों, बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने का। सरकारी इदारों के हवाले से एक बात कहना चाहूंगी फायजा, कि अक्सर जो बेचारे पोलिटिकली अफिलिएटेड लोग होते हैं, हम कहते हैं जी इनकी भर्ती सियासी बुनियादों पर हो गई। दूसरा, हम ये कहते हैं कि काम इनका ये करने का है, जैसे मिसाल के तौर पे एक गवर्नमेंट स्कूल में अगर टीचर पढ़ा रहा है तो ये ट्यूशन क्यों ले रहा है। आप ये देखिए कि जब वही वफादारी की बात आ जाती है, जब आप वफा नहीं करता, इदारा वफा नहीं करता, इखराजात और बिल तो वहीं के वहीं है ना, तो इंसान फिर अपने लिए थोड़े पार्ट टाइम जॉब ढूंढेगा, टेम्पिंग ढूंढेगा। इस वक्त मेरे ख्याल में पाकिस्तान के ज्यादातर वो लोग जो मुलाजमत पेशा हैं, वो एक नहीं 2-2 कम अज कम मुलाजमतें कर रहे हैं, या कोई ना कोई उन्होंने पार्ट टाइम साथ में कारोबार, कहीं इन्वेस्टमेंट, कोई कमेटी डाली हुई है, ओनली बिकॉज एवरीबडी इज फीलिंग द पिंच। तो हम इस पर मजीद भी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि जो जनरेशनल इसमें गैप है उसका क्या असर पड़ता है। फ़ायज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, बाकी लोग भी हैं। आपको क्या लगता है सना, कमर साहब, फ़ायज़ा,
बल्कि कमर साहब अगर आपसे गुफ्तगू शुरू की जाए, जो ओल्डर जनरेशन थी या जो अब सीनियर्स हैं हमारे यहाँ प्रोफेशनल सीनियर प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए ऑब्वियसली एक एज डिसएडवांटेज है। हर इदारा उनको हायर करते हुए उनका एक्सपीरियंस बहुत होता है, या तो बड़ा स्पेशलाइज एक्सपीरियंस होता है। उस ज़माने में जैसे उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीज़ों पे दस्तरस हासिल नहीं की जाती थी, एक किसी काम का माहिर हुआ करते थे हम, ये उनका डिसएडवांटेज है। ऑन द अदर हैंड जो मिलेनियल्स हैं वो मास्टर ऑफ ऑल तो हैं, लेकिन उनके साथ भी काम करना मुश्किल है। Who do you think has an advantage in today's day and age? नहीं, अगर हम आजकल की बात करें तो ऑफ कोर्स की जो न्यू जनरेशन है उनको डेफिनेटली एडवांटेज है कि उनको कम चेंज की प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, और जो हमारे सीनियर हैं उनको टू कोप अप विद द करंट चैलेंज। लेकिन यंगर जनरेशन हर चीज पे लड़ पड़ती है ना। हाँ, तो ये उनको फिर जब उनको समझ आएगा कि लड़ना भी सही नहीं है, हाँ, तो ये एक रिएक्शन है उनके अंदर। जैसे मैंने ये सीखा कि आप अपने आप से मोहब्बत करें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। नेवर लव द ऑर्गेनाइजेशन यू वर्क फॉर, लव योर वर्क। अपने काम से प्यार करें, अपने काम को इम्पोर्टेंस दें, मगर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेशनशिप। एक आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात खोल दी है कमर साहब। एक शख्स को कहा जाता है तुमने अगर प्रोफेशनली एक्सेल करना है तो अपने काम में दयानतदारी दो। शुरू में वो सर्वाइवल की जंग में, अपने आप को प्रूव करने की जंग में, अपने रिश्तों को, अपने घरों को इग्नोर करके लोग काम कर रहे होते हैं। फिर जब इस तरह के किसी प्रॉब्लम से गुजरते हैं, एक वर्लपूल आता है जब आपको इदारा कह रहा है कि आपकी भी जरूरत नहीं है, और घर पर लट के जाते हैं घर वाले पहले खड़े हैं कि अच्छा जी इतने सालों से तो आपने पूछा नहीं, और फिर खासतौर पर अखराजात और बाकी टेंशन, सना कैसे दोबारा कनेक्ट करेंगे लोग? ये बड़ा एक मेरा ख्याल है हार्ड होता है इस चीज को प्रैक्टिकल करना। हाँ। और जो भी इससे गो थ्रू है, बिकॉज मेरा तो है ऐसा एक्सपीरियंस, तो बड़ा मुश्किल होता है आपको दोबारा अपने घर वालों के साथ बैठक लगाना और कचहरी करके बताना कि देखें मेरे ये मसले हैं, या उनको अपनी बात पहुंचाना। तो बिफोर जो बात कमर साहब कह रहे हैं, आई थिंक दैट्स एब्सोल्युटली राइट, जो मैंने भी शायद कही पहले, कि ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप बिल्कुल लॉयल रहें, लेकिन उससे ज्यादा लॉयल्टी आपको अपने घर और अपनी जात के साथ रखनी चाहिए। अगर ये दोनों चीजें आप जैसे कहते हैं सेपरेशंस के साथ लेके चलेंगे तो फिर आप मूव ऑन। काम आपकी जिंदगी का हिस्सा, आपकी जिंदगी नहीं आपकी जिंदगी, ये समझे। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाजिश बात कर रही हूं कराची से। क्या हाल है नाजिश आपके? अल्लाह का शुक्र है, मैं आपकी रेगुलर कॉलर बनती जा रही हूं। जी जबरदस्त, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस अगेन। क्या कहेंगे आज के मौजू पे? मैं जो है ना वो आपको ये कहना चाह रही हूँ कि मतलब आजकल जो हालात हैं जी कराची के खासतौर पे, मैं जो हूँ वो थोड़ा बाहर से पढ़ के आई। सही। और मैं बहुत सही जगह जॉब अप्लाई की और बहुत सारा एक्सपीरियंस भी था जी। अब जो है वो जब मैं जॉब के लिए गई तो दे सेड कि आपके पास तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया है, एंड आई एम वेरी सॉरी कि आपको तो जॉब ही नहीं मिल सकती। सही। और जबकि उस पे लिखा हुआ है कि आप मास्टर्स हो, आप वेल क्वालिफाइड हो, वेल एक्सपीरियंस्ड हो, लेकिन जब आप जॉब के लिए जाते हैं तो वो तो आपको बिल्कुल ही जो है वो कहते हैं। लेकिन नाजिश, माय क्वेश्चन टू यू इज कि आपको ये रिएक्शन किसी एक इदारे ने या किसी एक शख्स ने दिया होगा ना, व्हाई यू लेटिंग दैट कलर योर रियलिटी? यानी आपको ऐसा क्यों महसूस होता है कि उसका कहा, उसका ओपिनियन सारी चीजों पे फौकियत लेता है? After all, we are human. Yeah, but that's one person. मैं आपकी वही विजन को थोड़ा सा यहाँ पे एक पर्सन की बात नहीं कर रही। मैंने जैसे मैंने ही सोचा कि फॉर द टाइम भी मैं स्कूल में जो है वो ज्वाइन कर लेती हूँ, बिकॉज स्कूल में जरा माहौल भी या टाइमिंग भी बड़े सूट करते हैं। सही। वैसे जब मैंने इनकम रेशियो देखा लोगों का, स्कूल की फीस जो है मतलब अच्छे स्कूल की वो मतलब लाइक 20,000 या 11,000। सही। और जब वो टीचर्स को पे करने पे आते हैं, they pay nothing। नो बट इसमें देखें नाजिश, लेकिन ताली दोनों हाथों से बजती है। अभी आप देखें, आपके अपने कमेंट्स में देखें, आपने कहा कोई और नौकरी नहीं मिल रही, चलो थोड़े देर से टीचिंग कर लेते हैं। टीचिंग एक बाकायदा प्रोफेशन है। जब उनको टीचर्स इस तरह के मिलते हैं तो फिर वो पे भी वैसे ही करते हैं ना। हाँ, मैं अभी लाइक आप खुद देखें कि टीचिंग इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशन। मीन्स आप एक जनरेशन को एग्जैक्टली तो वो स्टिच इन टाइम नहीं हो सकता। लेकिन नाजिश, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन। पॉइंट आपका वजह है कि इसमें डिसबैलेंस है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बात ये, आप जितना सीरियसली देखते हैं, जिस चीज से जैसी उम्मीद लगाओगे, जितना अपने आप को उससे बांधोगे, अटैच कर लोगे तो प्रॉब्लम होगी। आपने कहा कहीं नौकरी नहीं मिल रही, चलो अभी थोड़ा टाइम पास करने के लिए टीचिंग कर ली जाए, तो फिर आपको एकदम हुआ। और फिर सबसे बढ़कर ये नाजिश, आपके स्टोरी पे मैं बेस कर रही हूँ, लेकिन सबको कहना चाहूंगी
चाहूँगी, जब आप अपने काम को, अपनी वैल्यू को, अपने पैशन को पैसों में नापना शुरू करते हैं ना, दैट्स व्हेन यू गेट इनटू ट्रबल। आप शुरू का वक्त याद करें, आपने जो भी प्रोफेशन में कदम पहले रखा होगा, पैसे आपको ज़्यादा नहीं मिल रहे थे, काम करने में मज़ा आ रहा था। आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों की देखा देखी, फलाने की गाड़ी बड़ी है, फलाने का केबिन बड़ा है, वो उसको जॉब के सिलसिले में लाहौर भेजा था, इसको थाईलैंड भेजा था, आपका जहन काम से हटकर और चीज़ों में लग जाता है। एंड देन ऑफ कोर्स द प्रॉब्लम्स आर वेरी रियल। हम ये नहीं कह रहे कि ये प्रॉब्लम्स रियल नहीं है, लेकिन अपना पैशन, अपना वो जो रियल रीज़न कि आप किसी भी शोबे में क्यों हैं, उसको वापस उजागर करें। राइट फायजा, आप लोगों से सबसे क्लोजिंग कमेंट्स लेना चाहूँगी। वी नो वी आर गोइंग थ्रू टफ टाइम्स, लेकिन लोग दिल बर्दाश्ता ना हो, ये जो तकलीफ दे अगर सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो उससे भी वो बाउंस बैक कर सकें, उनको क्या मशवरा देंगी? एज अ क्लोजिंग कमेंट, जैसे कि मैं कहूँगी, मैं बार बार एक ही बात के ऊपर आती हूँ जो कि आई थिंक हम तीनों कह चुके हैं, स्किल सेट्स बढ़ाएं अपने, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, don't always look towards the organization and investing in you, spend what you earn on yourself, absolutely, by improving on your own skill sets, और फिर खुद ही ऑटोमेटिकली आप देखेंगे आपके लिए कितनी मुख्तलिफ किस्म की अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं। यानी अगर आपने ग्रेजुएट किया था जी 2005 में, 2010 में, तो अब आप मार्केट में 10 साल पुराने हो गए आपके स्किल सेट, तो उनको जरा अपग्रेड करें। हैं जी? और बिलखुसूस मीडिया फैटर्निटी के लोगों के लिए अब आपके पास आउटलेट बहुत ज्यादा है। हम क्या करें? काम करें, हम यूट्यूब पे बैठ जाते हैं सारे, यूट्यूब पे बैठ जाएं, आप इंस्टा पे चले जाएं, आप फेसबुक पे देखें, ये बहुत जरूरी है। फायजा जो कह रही हैं एचआर के हवाले से, हमने शायद अपने आप को बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, एक बॉक्स में बंद करके रखा हुआ है। हमें पता ही नहीं कि हमारे अंदर खुद कितना टैलेंट है और हम किस तरह से अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, और प्रूव करने की भी जरूरत नहीं है। जस्ट फॉर द इनर सेटिस्फैक्शन, बीइंग अ ह्यूमन पर्सन, आपको ये खुद अपने अंदर एक सेटिस्फैक्शन लेवल चाहिए। अंग्रेजी का गाना है, वी आर ऑल क्रैक्ड बट द क्रैक इज वेयर द लाइट गेट्स इन। कमर साहब क्या कहेंगे? जी एग्जैक्टली, मेरी यही रिक्वेस्ट है सबसे, बल्कि मेरी जो लाइफ है वो भी इसी इनिशिएटिव के ऊपर है कि नो योरसेल्फ। देखिए, अल्लाह ने कुरान में कहा कि हमने इंसान को बेहतरीन बनाया है। अल्लाह ने जितनी मखलूक बनाई है, ह्यूमंस आर द बेस्ट। तो अपने आप को पहचाने तो सही, कोशिश तो करें अपने आप को जानने की। Absolutely. और ये जो साइंस का दौर है, इसमें साइकोलॉजी बहुत एडवांस है। दुनिया में अब अपने आप को जानना बहुत आसान हो चुका है। पहले ये एक आर्ट होता था, अब ये साइंस है, हर इंसान की दस्तरस में है। और सबसे बड़ी चीज, कमर साहब आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए, शिकायत करना थोड़ा कम कर दें। हमारे सबके गिले शिकवे, ऐसा लगता है शिकवा और जवाब शिकवा ही नहीं खत्म होता हमारी जिंदगियों से। और फायजा की बात को आगे बढ़ाते हुए, हीलिंग इज गोइंग टू टेक टाइम, बट हाउ वी हील इज वेरी डिफरेंट एज वेल। अपने आप को खुद ही थोड़ा सा मरहम लगाएं, इंशाल्लाह ताला नए रास्ते भी खुलेंगे। और तल्ख नहीं होना। आपको याद है कि कहा जाता है कि बेस्ट हीलिंग वो है कि जो चीज इस वक्त आपको तकलीफ दे रही है और रुला रही है, जिस वक्त आप उस पर हंसने लगेंगे और उसका मजाक उड़ाने लगेंगे और खुद भी उसमें कहकहा मारेंगे, दैट्स व्हेन यू हैव हील्ड। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज।